पहला प्रश्न बोर्ड पर आपके सामने अवेलेबल है। जो लोग कर सकते हैं प्लीज उसको ट्राई करें, आंसर दें। आपका जो प्रश्न है 0 पॉइंट कितना है बताएं, 0.23 के ऊपर बार है। 0.23 के ऊपर क्या है, बार है। 23 के ऊपर बार है प्लस 0.22 के ऊपर बार है। ठीक है, इसका मान आपसे पूछा गया है। आप लोग इसका हल करें अगर पॉसिबल है तो अच्छा लगेगा। 0.23 के ऊपर बार आप इसका सेंस जानते हैं सब लोग। इसका अर्थ होता है 0.23 23 23 23 टिल द इनफिनाइट, अनंत तक। ऐसे इसको लिखा गया है 0.22 22 22 टिल द इनफिनाइट। इसका सबसे अच्छा करने का तरीका शायद मैंने एक वीडियो में आपको समझाया भी था। आप ऐसे एक दो टेबल ऐसे बना लिया करें। पहले वाले भाग में उन पदों को रखिए जो विदाउट बार है, जो विदाउट बार है। दूसरे वाले पार्ट में उनको रखिए जो बार हैं, और कितने पद रखने हैं इसके लिए आपको देखना पड़ेगा। जैसे इसमें 2 पदों के ऊपर बार है, इसमें भी 2 पदों के ऊपर बार है। 2 का एलसीएम 2 ही होता है, अर्थात बीच में 2 ही पद आएंगे। 23 होगा और यहाँ पर 22 होगा। अब इस प्रश्न में तो हमें ऐसी कोई खास दिक्कत नहीं है, लेकिन अन्य प्रश्नों में दिक्कत होती है। इसलिए जितना मतलब यहाँ पर आपको किसी भी हालत में बाय डिफॉल्ट इसी क्रम को 2 बार यहाँ बढ़ा देना है। 23 कर दीजिए, 22 कर दीजिए, हासिल आपका सेटल हो जाए। कभी किसी प्रश्न में ना ही इसकी कोई नीड नहीं रहेगी, लेकिन फिर भी आप इसको पैटर्न किए रहेंगे तो आपके काम आएगा। 3 2 5 है, 2 2 4 है, 3 2 5 है, 2 2 4 है। इसकी आवश्यकता नहीं है, ध्यान दीजिएगा। इसकी आवश्यकता तब पड़ेगी जैसे यहाँ पर कोई ऐसे बड़े नंबर रहते हैं ना, तो हासिल जुड़कर वहां जाके ऐड हो जाता है, तो उसकी जरूरत पड़ती है। अभी फिलहाल उत्तर आपका देखिए हो जाएगा। यहाँ से इसकी नीड खत्म है, तो आपका उत्तर होगा 0.45 के ऊपर बार। डायरेक्ट आप बता सकते थे, आंसर आपका पहला ऑप्शन ही होगा। पहला ऑप्शन अगर आपने बताया तो एकदम परफेक्ट बताया है। हर प्रकार के प्रश्न में मेथड काम करता है, मैंने इसके लिए आपको डिटेल भी किया था वीडियो। ठीक है, तो ये आपके पहले प्रश्न का उत्तर है। अच्छे से आप लोग इसको तैयार कर लीजिएगा, ऐसा प्रश्न आपको परीक्षा में दिख सकता है। दूसरे प्रश्न पर आ जाइए। क्या है, अनुजा के पास किसी संपत्ति का, संपत्ति कोई प्रॉपर्टी है, उसका 66 सही 2/3% है। जो परसेंटेज जानते हैं, पढ़े हैं, उसको आपको मैं बता दूं। 66 सही 2/3 का सेंस होता है 2/3। अगर हम किसी मान को प्रतिशत पर 100 मानकर चलते हैं तो अब भिन्न में क्या होता है 1। और 66 सही 2/3 को अगर आप भिन्न से परसेंटेज से भिन्न में बनाएंगे तो उसकी वैल्यू 2/3 होती है। अगर हम कह दें कि कोई संपत्ति हमारी 3 है तो उसका 2 भाग क्या होता है, 66 सही 2/3 है। और 1 भाग क्या होगा, 1/3 अर्थात 33 सही 1/3 होता है। कह रहा है यदि उसके पास मौजूद संपत्ति का, मतलब जितनी संपत्ति उसके पास अवेलेबल है, एक व्यक्ति है, पर्सन, देखो ध्यान से, इसके पास किसी संपत्ति जो कि 100% थी, उस 100% का केवल 66 सही 2/3% अवेलेबल है इस व्यक्ति के पास। मतलब ये टोटल है, ये टोटल है, इस टोटल का केवल इतना हिस्सा उसके पास अवेलेबल है। और कहानी देखिए क्या क्या बोला है, आगे करना क्या है। कह रहा यदि उसके पास मौजूदा संपत्ति जितनी उसके पास अवेलेबिलिटी है उसका 30%, उसका 30% या अवेलेबल है नहीं, उसके 30% की कीमत 1,25,000 है। मतलब किस संपत्ति के, जो उसके पास अवेलेबल है उसका 30% 1,25,000 है। तो पूरी संपत्ति का 45% आपको निकालना है। पूरी संपत्ति का 45% आपको निकालना है। ये प्रश्न है आपका। ठीक है, अब इसको देखिए कैसे हल करा जाता है, इसका प्रोसेस समझिए आप लोग। यहाँ पर आपको संपत्ति को एक ऐसी संख्या मानना पड़ेगा, संपत्ति को एक ऐसी संख्या मानना पड़ेगा जो थोड़ा सा कटने वाला टर्म हो, और बहुत इजीली आप देखिए बता देंगे। जैसे आपको पहले डिसाइड करना है कुल संपत्ति अपनी इतनी थी, उसका 66 सही 2/3% उस व्यक्ति के पास था, और इस जितना उसके पास मौजूद था उसका जो 30% होता है 1,25,000 होता है। तो उसने पूछा पूरी संपत्ति का 45% क्या है। अब क्योंकि अगर उसके पास पूरी संपत्ति का 2/3 है तो आप 3 से कटने वाली संख्या को पूरी संपत्ति मान लो। जो टोटल वैल्यू है आप उसको 300 मान लीजिए, थोड़ा आसान डेटा हो जाएगा। कितना मान लीजिए, 300। पूरी संपत्ति 300 हो गई। अब इस 300 का ध्यान से देखना, इस 300 का हमको पता क्या करना है, 45%। इस 300 का 45% हमको पता करना है। या पहले ऐसे सोच लो कि उस व्यक्ति के पास कितना है, चलिए यहीं से करिए। 45% अगर हम इसका निकालेंगे किसी का, जैसे हमने कहा कि 300 का 45% आपको निकालना है, 300 का 45%, तो परसेंट हटाए ये 100 से नीचे भाग होगा, मतलब 45 बटे आप करोगे 100, ये खत्म हो गया। 45 गुणे 3 135 होगा। मतलब अगर 300 कुल संपत्ति है तो उसका 45% 135 होगा। इस व्यक्ति को इस संपत्ति का 2/3, मतलब आप 300 का 2/3 करिए। 300 का अगर मैं 2/3 करता हूं तो कितना आएगा पता है, 200 आएगा। कितना, 200। 300 का 2/3 अर्थात 200 उसके पास है। अब इस 2/3 का 30%, इस 2/3 का 30%
30% जैसे अभी हमने 300 का 45% किया था, ऐसे 2/3 का अगर हम 30% करेंगे तो 60 होगा। कितना होगा? 60 होगा। ठीक है, 60। इस 60 का मान 1,25,000 है, 1,25,000 है। और आपसे पूछा 135 का मान बता दो क्या होगा। 135 का मान आपको बताना है। एक प्रकार की एक जनरल तुलना हो जा रही है, आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए, आपको 135 का मान एग्जैक्टली पता चल जाएगा। 60 का मान 1,25,000 है, 135 का मान आपको डिफाइन करना है। अब इसको तुलना के आधार पे जैसे ऊपर नीचे काट दीजिए, बगल कैंसिल मतलब कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, किसी भी प्रकार से प्रश्न हल हो जाएगा। 15 चौके 60 होता है, 15 9 135 होता है। 4 से डिवाइड करें, 4 3 12, 4 1 4, 4 2 8, 4 5 20, इतना हो गया। 9 से गुणा करें, 9 0 0, 9 5 45, 9 दूना 18, 4 22 की 2 हासिल 2, 9 1 9, 9 2 11, कैरी 1, 9 3 27, 1 28, 2,81,250, 2,81,250 यहाँ पर उस संपत्ति के 45% की कीमत हो जाएगी। अगर आपने बी लगाया है तो एकदम सही लगाया है। बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा डिफाइन करने की जरूरत पड़ेगी, ब्रीफ करने की आवश्यकता होगी, लेकिन अगर एक बार अच्छे से इसको समझ लिया आपने तो आपको दिक्कत नहीं होने वाली है। पूरी संपत्ति को अगर जैसे हमने कहा कि 300 माना, पूरी संपत्ति को 300 का 200 आपको दिया है, 66 से ही 2/3% उस व्यक्ति के पास है, 200 उसके पास है। यदि इस 200 का 30%, इस 200 का 30% 1,25,000 है, तो पूरी संपत्ति का, इसका नहीं, पूरी संपत्ति का 45% हमको निकालना था। यही आपके प्रश्न का हल है। ठीक है, जो बी बताएं एक बार ध्यान से देख लीजिएगा, समझ में सारी बातें आ जाएंगी। ठीक, जैसे मान लो कहीं कोई प्रॉपर्टी है, उसका 2/3 ही मेरे पास है और मेरे पास जितना है उसका 30% इतना है, तो पूरी संपत्ति का 45% आपसे पूछा है, पूरी संपत्ति का 45% आपसे पूछा है। आप लोग इसको कर सकते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन आपके पास है, इसका सोल्यूशन 281,250 द राइट सोल्यूशन इस प्रश्न का बनकर सामने आ रहा है। इस क्वेश्चन को करिए, बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है और अक्सर लोग छोड़ भी देंगे, मैं आपको श्योर कर रहा हूँ। यह प्रश्न अगर आप हल करोगे तो मैक्सिमम लोग, आप इसको जान लो कि अधिकतर लोग इसको छोड़ेंगे। एक समांतर चतुर्भुज है जिसका नाम PQRS है। ये देखिए समांतर चतुर्भुज हमने बना दिया, इसका नाम क्या है? PQRS। ये है PQRS, जिसकी भुजाओं की लंबाई 8 सेंटीमीटर और 12 है। एक बात आप जानते हैं कि अगर कोई चतुर्भुज समांतर होता है तो विपरीत भुजाएं समान तथा समांतर होती है। इसके समान समांतर होता है, इसके समान समांतर होता है। दो ही अलग अलग भुजाएं होती हैं, आप समझिएगा। एक भुजा 8 है, एक भुजा 8 है, दूसरी भुजा कितनी है? 12 है। अब ये 8 है तो ये भी 8 होगा, ये 12 है तो ये भी 12 होगा। जैसे आयत में होता है सेम उसी तरह से, क्योंकि जितने आयत होते हैं वो भी समांतर चतुर्भुज होते हैं। कह रहा है कि उसमें, ठीक है, 10 सेंटीमीटर लंबा एक विकर्ण है, एक विकर्ण की लंबाई 10 सेंटीमीटर है, इसकी लंबाई 10 सेंटीमीटर है। दूसरे विकर्ण की लंबाई हमको बतानी है, दूसरे विकर्ण की लंबाई आपको बतानी है। अब डायरेक्ट ऐसे कोई सोच के हम करें कि हम इजीली बता दे तो पॉसिबल नहीं होता है। इसके लिए भैया आपको विकर्णों और भुजाओं का एक रिलेशन ध्यान देना होगा। ठीक है, विकर्णों और भुजाओं का एक रिलेशन ध्यान देना होगा, उसी आधार पर यह प्रश्न आपका हल हो पाएगा। कैसे हो पाएगा आप समझिएगा। अगर हम कह दें कि यह विकर्ण अपना D1 है और दूसरा वाला विकर्ण D2 है, तो यहाँ पर D1 और D2 और भुजाओं के बीच का एक रिलेशन होता है, वही फार्मूला आप लोग तैयार कर लीजिएगा तो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, लिख लीजिएगा D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। आप इस फार्मूले को अप्लाई करिए, D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। ठीक है, ये विकर्णों और किसी समांतर चतुर्भुज के विकर्णों और भुजाओं का रिलेशन होता है। अब एक विकर्ण आपको जैसे 10 दिया है तो 10 का वर्ग कर दो, प्लस D2 स्क्वायर जिसको आपको पता करना है बराबर ट्वाइस कर दीजिए। पहली भुजा 8 है तो 8 का वर्ग करो, दूसरी भुजा 12 है तो 12 का वर्ग करें। तो ये हो गया 10 का वर्ग 100 होता है, प्लस D2 स्क्वायर हो गया बराबर यहाँ पर 2 और 8 8 64 है, 12 12 में 144 है, 64 और 144 कर दीजिए। ठीक है, 8 8 64 है, 12 12 में 144 है, 4 4 8 है, 6 4 10 है, 1 1 2 है, 208 है। 208 यहाँ पर मल्टीप्लाई से कर दीजिए। ठीक है, 208 से मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए तो ये आपका हो जाएगा D2 स्क्वायर इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई करें 2 8 16, 2 0 1 हो गया, 2 दूना 416 में से आप निकाल दो कितना? 100। 416 में से 100 निकाल दो तो D2 स्क्वायर का मान कितना हो जाएगा? D2 स्क्वायर का मान हो जाएगा 316। कितना हो जाएगा? 316। ठीक है, यस, साइड ट्रिपलेट, हाँ जी। जो बता रहा हूँ इसको फॉलो करो, ये बहुत बढ़िया मेथड होता है, इसको आप हमेशा के लिए अप्लाई करिएगा। तो यहाँ पर 316 का जब वर्गमूल हम करेंगे तो D2 मान कितना हो जाएगा बताइए? D2 का मान आपका √316 हो गया। √316 का मतलब आप ऐसे समझ लो कि 17 का वर्ग होता है 289, 17 का वर्ग 289 होता है और 18 का 324 होता है।
एकदम सही है, 17.8 आप लगा सकते हैं, क्योंकि 17 से बड़ा है, 18 से छोटा है, तो 17 यहाँ पर कितना हो जाएगा, 17.8 इस प्रश्न के लिए राइट सोल्यूशन हो जाएगा। क्योंकि आप देख पा रहे हैं कि 17 का स्क्वायर जो होता है 289 होता है और 18 का 324 होता है, तो उस हिसाब से इस प्रश्न का उत्तर आपका 17.8 हो जाएगा। बिल्कुल सही बात। तो इस प्रश्न का हल है, और ये रूल आप याद रखना, कंफ्यूजन बहुत सारे लोग को होती है, और आप इसको क्लियर कर लीजिएगा जिससे कि यह दिक्कत यहाँ पर कभी भी ना आए, ऐसे प्रश्न आप इजीली हल कर सके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ता हूं। अगला क्वेश्चन आप लोग करें, थोड़ा सा बस 1 सेकेंड आप लोग समझ लीजिएगा। अब अगला क्वेश्चन है, आप इसको ट्राई करिए तब तक। आदित्य को 10 पैसे 20 पैसे के सिक्के मिले, कितने कितने के, 10 पैसे और 20 पैसे के। यदि उसके पास सिक्कों की कुल संख्या 50 है और कुल राशि 6 रुपए है। जैसे हमारी जेब में अगर 10 रुपए 20 रुपए के कुछ नोट हैं, मान लो मेरी जेब में 10 रुपए के 5 नोट हैं, 20 रुपए के 2 नोट हैं, तो कुल नोट कितने हैं मेरी जेब में, 5 और 2 मिलके 7, नोटों की संख्या 7 है। मूल्य कितना है उनका, 10 की 5 नोट है, 10 पचे 50 रुपए, 20 की 2 नोट है 40 रुपए, तो 50 40 90 रुपए कुल मूल्य है और 7 ही कुल नोट है। वही स्थिति है, आदित्य के पास 10 पैसे और 20 पैसे 2 प्रकार के सिक्के मिले। यदि उसके पास सिक्कों की कुल संख्या, मतलब टोटल सम कितना है, सिक्कों का योग कितना है 50, और कुल राशि कितनी है 6 रुपए, अर्थात टोटल अमाउंट कितना है 6 रुपए, तो उसके पास 20 पैसे के कुल सिक्कों की संख्या पूछ रहा है कितना होगा। देखो अगर इसको ट्रेडिशनल कोई करेगा तो थोड़ा सा मतलब समय लगेगा, समझ रहे हैं। अब आपको ध्यान देना है, पढ़ना है, इसको समझिए कैसे करेंगे। 2 प्रकार के सिक्के हैं, 10 पैसे और 20 पैसे। आपको मूल्य पता है, जैसे अठन्नी चवन्नी भी सुना होगा आपने। अठन्नी मतलब 1 रुपए का आधा होता है और चवन्नी मतलब 1 का चौथाई होता है। उसी प्रकार से 20 जो होता है 1/5 होता है। 20 का मतलब क्या होता है, 1/5 होता है अगर 100 के हिसाब से चलते हैं, क्योंकि 100 पैसे बराबर 1 रुपए होते हैं। उसी प्रकार से यह 1/10 होता है। अब अगर कहा जाए कुल सिक्के अपने 50 हैं, देखिए लिखा है ना, कुल सिक्के अपने कितने हैं 50 है और उनका कुल मूल्य 6 है। समीकरण से भी जा सकते हो, जैसे अगर आपसे कहा गया 20 पैसे के सिक्कों की संख्या, चलो मानो n है, तो इसकी संख्या ऑटोमेटिकली 50 - n होगी ना भाई, टोटल तो 50 ही है ना, जोड़ के 50 होना चाहिए। अब इसको आप अगर 1/10 से गुणा कर दो और इसको आप 1/20 से गुणा कर दो, तो दोनों जुड़ करके किसके बराबर हो, 6 के। अब अगर इस समीकरण को हल करोगे तो आपको n का मान मिलेगा जो 20 पैसे के सिक्कों की संख्या होगी। मैं कह रहा हूं आपको इस समीकरण पर जाने की जरूरत नहीं है, आप ऑप्शन ओरिएंटेड होकर जाइए, अच्छे से प्रश्न हल हो जाएगा। जैसे अगर आप 20 पैसे की सिक्कों की संख्या, पहला ये ऑप्शन 10 मान लो, ठीक है, कितना मान लो 10, ये 20 पैसे के सिक्के हैं, तो कंफर्म है कि 10 पैसे वाले सिक्के कितने होंगे 40, ये 20 पैसे वाले हैं। अगर 20 पैसे वाले हमने 10 माने तो 10 पैसे वाले कितने होंगे 40 होंगे, कंफर्म है, क्योंकि जुड़कर दोनों को कितना होना है 50, ठीक है, जुड़ के देखिए सिक्के हो गए 50। अब मूल्य की बात करिए तो 10 गुणे, देखो यहाँ पर 20 पैसे का अर्थ क्या होता है 1/5, तो मैं लिखूंगा 10 गुणे 1/5, तो यहाँ से कितनी वैल्यू आई 2 रुपए, कितनी रुपए आ रही 2 रुपए। इसका अर्थ होता है क्या 1/10, 40 गुणे 1/10 अगर आप कर दीजिए तो इसका मूल्य कितना होगा 4 रुपए। यहाँ से 4 रुपए, यहाँ से 2 रुपए, टोटल मिला के 6 रुपए के बराबर है। तो आपको और कहीं जाने की आवश्यकता ही नहीं है, आपका पहला ऑप्शन राइट सोल्यूशन हो जाएगा। समझ रहे हैं, एकदम बढ़िया है, आप लोग कंफर्म कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर इतना डिटेल से जाने की रिक्वायरमेंट नहीं है, आप सीधा सीधा क्या कर सकते हैं कि संख्या ले लो, सोच लो अपने मन से। जैसे मैंने कहा ना, इसकी संख्या आपने 10 मान ली पहले ऑप्शन के अकॉर्डिंग, और इसकी संख्या आपने कितना मान लिया, मानना क्या, ऑटोमेटिकली 50 है तो 50 से 10 निकला तो कितना होगा 40। अब इसको आप 20 से भाग कर दो, सॉरी 5 से भाग कर दो, 5 से भाग करेंगे 2 रुपए आएगा। इसको आप 10 से भाग कर दो 4 रुपए आएगा, 4 और 2 मिलके कितना होता है 6। कंफर्म हो गया, डायरेक्टली बता सकते हैं। इस तरह के प्रश्न आप इजीली हल कर सकते हैं, ऑप्शन पर भी जाकर के सॉल्यूशन पॉसिबल है और अच्छा होता है ऐसा करना। इसका देखिए एक कॉन्सेप्ट आप समझ लो, बहुभुज जिसे आप पॉलीगन कहते हैं, बहुभुज को क्या कहते हैं पॉलीगन। पॉलीगन कोई भी बंद आकृति होती है और इसकी शुरुआत हमेशा ट्रायंगल से होती है, त्रिभुज से। त्रिभुज पहली वह आकृति है जो कि बंद आकृति है, अर्थात उसमें जो भुजाएं होती हैं वो बाउंडेड बाई रीजन होती है। मतलब एक आकृति ऐसी है जिसमें जो भुजाएं हैं, भुजाएं रीजन को बाउंड करती हैं, इससे इसका एरिया डेवलप होता है। क्या डेवलप होता है, एरिया, अर्थात क्षेत्र डेवलप होता है। ध्यान दीजिएगा। अब आपको जैसे मैं बता दूं, कंफर्म कर लीजिएगा कि अगर कोई बहुभुज है जिसके आंतरिक कोण का योग हमको दिया है 1260, कोई भी बहुभुज है जिसमें अगर n भुजाएं हैं तो इसके आंतरिक कोणों का योग का सूत्र होता है, ठीक है, आंतरिक कोणों का योग जो होता है उसका सूत्र होता है, वो सूत्र आप ध्यान दो, n - 2 × 180। ये फार्मूला होता है, जितनी भुजाएं हैं
उतना -2 करके गुणे 180 कर दो। जैसे अगर हमसे कोई पूछे त्रिभुज के तीनों आंतरिक कोणों का योग क्या होगा, तो आपको ओरल पता है 180 त्रिभुज का नियम भी आप जानते हैं। क्यों ऐसा? क्योंकि त्रिभुज में 3 भुजाएं होती, 3 में से 2 घटा दे, 1 गुणे 180 कर दीजिए, उत्तर आ जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर भी अगर हमसे कहा गया कोई बहुभुज है जिसके आंतरिक कोणों का जोड़ 1260 है, बहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात करो, तो हम यहाँ पर भी लिख सकते हैं। देखिए अगर इसी के सामने हम 1260 ऐसे कर देते हैं और यहीं से हम कैंसिल भी कर, जैसे 0 0 से खत्म, 18 से इसको अगर हम काटें, या 6 2 8 1 9 से कट रहा है ना, 9 दूना 18, 9 1 के 9, 9 चौके 36 होता है, ठीक है। 14 9 1 26, 2 से फिर काट दे, 7 12 18 सत्ते वैसे भी होता था, तो n-2 बराबर आपका 7 हो गया, तो n बराबर आपका 7 2 कितना हो गया 9, अर्थात उसमें कुल कितनी भुजाएं हैं 9। उस बहुभुज में कुल 9 भुजाएं हैं जो कि पहले ही ऑप्शन में आपको दिया हुआ है। बहुत बढ़िया, जितने लोग पहला ऑप्शन बता रहे हैं पांचवें प्रश्न का करेक्ट हल है, ठीक है। पांचवें प्रश्न का करेक्ट हल है 9 भुजाएं टोटल होंगी उस बहुभुज में, आप लोग इसको नोट कर सकते हैं, जिसके सभी अंतः कोणों का जोड़ कितना होता है 1260 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एक प्रश्न पढ़िए, देखिए कंफ्यूज करेगा थोड़ा सा शब्दों से, लेकिन अगर आप कंफर्म रहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। एक्स स्क्वायर है प्लस 4.5 है, इसको आगे पढ़िए, के एक्स प्लस 13.5 है, के बराबर 0। पहले तो आप सोचो और नाम बताओ, इस फिगर बोल रहा हूं, इस समीकरण को हम क्या कह सकते हैं? यह समीकरण सबसे पहले आप समझो कि यह द्विघात समीकरण है। क्या है? द्विघात समीकरण। कल के सेशन में एक प्रश्न मैंने लिया था द्विघात समीकरण का, मैंने डिटेल किया था उसके मूलों को, कि पुनरावृत्त मतलब रिपीटेड मूल है, मतलब समान मूल है, अर्थात अर्थ वही है, रिपीटेड मूल है अर्थात समान मूल है। मतलब ये थोड़ा सा अगर हम डिटेल से इसको ऐसे समझे वही वर्डिंग तो आपको क्लियर होगा। कंफ्यूज करने के लिए लिखा रहेगा पुनरावृत्त मूल, हमको समझ ही नहीं आएगा पुनरावृत्त मूल क्या होता है। पुनरावृत्त मतलब रिपीटिशन, मूल रिपीट कर रहे हैं अर्थात सेम है। एक बात उसके पहले जान लो कि द्विघात समीकरण में 2 हल होते हैं, क्योंकि इसकी डिग्री कितनी होती है 2 होती है, तो इसके 2 हल होते हैं। दोनों मूल समान हैं, और दोनों मूल कब समान होते हैं कल कंफर्म किया था मैंने, तब समान होते हैं जब d बराबर क्या होता है 0। d बराबर 0 होने पर समान होता है। तो d का मान क्या होता है? d कहते किसको है? विविक्तिकर को, अर्थात डिस्क्रिमिनेंट को। तो हम लिख सकते हैं b² - 4ac बराबर 0, लिख सकते हैं कि नहीं? आपको क्या करना है, इसमें पूछा कि k का मान कौन सी शर्त को पूरा करेगा, निम्नलिखित में कौन सा ऑप्शन इसके लिए परफेक्ट होगा, ये आपको बताना है। तो आपको इसके लिए सबसे पहले आप इस समीकरण को कंपेयर करो ax² + bx + c बराबर 0 से। इससे जब कंपेयर करेंगे तो आपको सबसे पहले यहां रखने की वैल्यू मिलेगी। जैसे इसका गुणांक देखो क्या है, इसका गुणांक x² का बताइए, x² का गुणांक 1 है, तो a का मान 1 हो गया, a का मान 1 हो गया। x का गुणांक क्या है? 4.5x है, ठीक है। तो यहाँ पर b का मान कितना हो जाएगा? 4.5x, और बचा टर्म आपका क्या होता है? c होता है। ये भी ध्यान दीजिएगा, कल भी मैंने एक्सप्लेन किया था इस बात को, बहुत लोग इसी में कंफ्यूज रह जाते, नहीं कर पाते हैं। अब आप इसको देखो, लिखो, या चाहे तो ऐसे लिख दो b² बराबर 4ac, ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। b का मान देखो कितना है हमारे पास 4, अच्छा c का मान हम यहाँ लिख लेते हैं 13.5x है, यहाँ लिखो 4.5 x का होल वर्ग इक्वल टू 4 गुणे a का मतलब एक ही है, और c का मतलब 13.5 x, 13.5 x नहीं k है, क्या है? k है। यहाँ पर x मत लिखे, k लिखे, ठीक है। इसको भी भाई देखो x नहीं है, सॉरी इट्स k, यहाँ पर k है, मैंने गलत लिखा था, ठीक है। यहाँ पर k होगा, हमको दरअसल x का गुणांक लेना होता है ना, x का गुणांक होता है, बिल्कुल सही बात है। देखिए रिंकी जी ने बताया सही। आगे बढ़िए, अब इसका सोल्यूशन कर डालिए। सोल्यूशन में देखिए क्या कैसे डिसाइड होता है। सबसे पहले एक बात जान लो कि अगर हमें कोई संख्या जिसके अंत में 5 होता है उसका वर्ग करना बड़ा आसान है। कैसे आसान है? आप इसको लिख सकते हैं 25 और 4 पंचे 20, 4 पंचे 20 0.2 स्थानों पर लग जाएगा, ठीक है। 5 के लिए 25, 4 के लिए 4 पंचे 20, उसके आगे k वर्ग बराबर यहाँ पर कितना होगा, इसका मल्टीप्लीकेशन करें, 4 पंचे 20, 4 तियां 12, 2 14, 4 1 के 4 1 5, 54, 13 चौके 52, 54 हो गया, k हो गया, करेक्ट है, 0.1 स्थान पे लगा है। अब एक चीज और कर सकते हैं, जैसे k से यह देखिए खत्म हो जाएगा, और यहाँ पे अगर हम चाहें तो इसको 20 25 कर दें, k बराबर इसके नीचे, जैसे अगर हम इसको पता है कि इसके नीचे 100 लिखा जाएगा, दशमलव हट करके 100 हो जाएगा, बराबर 54 है। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं बताइए, यहाँ पर हम लिख सकते हैं k मतलब 20 25 है ना, यहाँ पर 20 25 k बराबर 5400 हो गया, 5400 हो गया।
अब इसी को कैंसिल करो, सॉल्व करो और डिसाइड कर दो कि वैल्यू कितनी होगी। डिसाइड कर लीजिए। और इसके पहले एक बात और जान लीजिएगा आप लोग, उसको भी जानना इंपॉर्टेंट ही होता है कि के मान हम ऐसे भी निर्धारित कर सकते हैं, लेकिन अगर जैसे हम इतना बड़ा जैसे लेकर जा रहे हैं तो ये भी हो सकता है कि आपको थोड़ा सा क्रिटिकल हो, मतलब आप इसको जैसे अगर हम पूरा वर्ग करके यहाँ पर आगे बढ़ रहे हैं तो ऐसे डायरेक्ट भी जाया जा सकता था। फिलहाल इससे भी प्रश्न हल हो जाएगा, लेकिन अगर हम कोशिश करते ना तो हम बिना इसके भी कर सकते थे। कैसे? देखिए, अगर यहीं पर जो यहाँ पर था स्टेटमेंट, जो हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा हम वर्ग के हिसाब से जा रहे थे, अगर वर्ग के हिसाब से ना जाते और इसको ऐसे ही रखते, इधर से भी हो जाएगा, फिलहाल ऐसी बात नहीं, लेकिन हम चाह रहे हैं कि वैसे भी एक चीज जान लो, के मान के लिए अगर सोचेंगे तो के दो मान संभव होंगे। आप इसको जैसे यही रहने दीजिए, जैसे लिखा हुआ था बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0, तो b का मान आपका देखो 4.5 के का होल वर्ग होगा माइनस 4ac, a का मतलब लिखने की कोई आवश्यकता नहीं, 1 लिख देते हैं, c का मतलब 13.5 क्या होगा, के होगा, बराबर कितना लिख दें, 0 लिख दें। अब इसका सोल्यूशन देखिए डिसाइड कर लेते हैं हम लोग। जैसे क्या कॉमन कर सकते हैं बताइए, यहाँ पर जैसे 15 3 45 होता है और 15 9 135 होता है। अगर हम लोग यहाँ से कुछ कॉमन कर ले, जैसे पहले इसको लिख सकते हैं 45/10 के वर्ग, 45/10 के वर्ग माइनस 4 गुणे 13.5 है बटे 10 कर दो, के कर दो, ठीक है, इतना बराबर 0 करो। अब जो कॉमन हो सके पहले कॉमन निकाल लो। जैसे कि यहाँ से हम देख पा रहे हैं दशमलव हट गया ना इसका भी, ये देखिए अब हट गया है। एक चीज कर सकते हैं कि 15 3 45, 15 9 135, 15/10 कॉमन कर ले, ठीक है। यहाँ पर कितना कॉमन कर लेते हैं, अगर हम लोग इसका कैलकुलेशन कर रहे हैं तो अगर हम चाहें तो इसका 15/के कॉमन कर लेते हैं, या थोड़ा सा आसान चाहे तो ऐसे और भी कैलकुलेशन के हिसाब से कर सकते थे। जैसे क्या कर सकते थे, 5 9 45 होता है, 5 दूना 10 होता है, करेक्ट है। 5 से अगर हम डिवाइड करते हैं इसको, 5 दूना 10, 5 दूना 10, 5 सते 35, 5 दूना 10 होता है, ठीक है। और हम फिर सोल्यूशन करते हैं अगर इसका, तो 9 9 81 बटे कितना हो जाएगा, 4 के वर्ग माइनस, अगर इसका कैलकुलेशन हम लोग करते हैं 2 दूना 4 होता है और 27 दूना कितना होता है 54 के बराबर 0। अगर हम के कॉमन कर लेते हैं, के कॉमन कर लिया तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 81/4 के माइनस 54 हो गया बराबर 0। तो के का एक मान तो 0 तय हो गया, के का एक मान 0 तय हो गया। दूसरा इस वजह से, इसकी वजह से, और दूसरी तरफ अगर हम लिख सकते हैं यहाँ पर 81/4 के बराबर 54, ठीक है। तो 9 छंगे 54 होता है, 9 9 81 होता है और 6 9 देखो 6 चौके 24 है। तो यहाँ पर भी देखो कितना हो जाएगा आपके पास, 3 दूना 6 होता है, 3 तिया 9 होता है, तो के बराबर 4 दूना 8/3 भी हो जाएगा। तो के दो मान हो रहे हैं, एक तो आपका 0 हो रहा है, दूसरा 8/3 हो रहा है। तो बी भी सही है और सी भी सही है, ठीक है, बी भी सही है और सी भी सही है, दोनों मान यहाँ पर इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएंगे। देखो वैल्यू पुटिंग कर सकते हैं, लेकिन वैल्यू पुटिंग में क्या होगा पता है, वैल्यू पुटिंग में जब जैसे डेसिमल के नंबर होते हैं, अगर उसको हम सही सिस्टमेटिक नहीं करेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे। तो इसलिए वैल्यू पुटिंग में ना जाकर के इसको सिस्टमेटिक हल करो। और ज्यादातर ऐसे प्रश्नों में यही संभावना होती है, क्योंकि 2 हल संभव है तो इसके 2 मान तो सत्य होने ही होने थे। डी ऑप्शन आपको प्रेफर करना होगा इसके लिए, क्योंकि दोनों इसके सही उत्तर है, डी ऑप्शन जी, दोनों प्रश्न आपका सही उत्तर होगा। एक बार अच्छे से इसको रिवाइज कर लीजिएगा, अच्छा प्रश्न है, छठा क्वेश्चन एक शानदार सा क्वेश्चन है, मन लगा के अच्छे से देख लीजिएगा, स्टैंडर्ड का क्वेश्चन है आपके हिसाब से, ठीक है। रख करके अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा, कंफ्यूजन तो हमें जरूर बताइए, जैसे आप लोग लिखते हैं कमेंट तो अच्छा रहता है, समझ में आती है बातें कि आपको कितनी चीजें क्लियर हो रही है। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, दशमलव, ये संख्या दशमलव में है, मतलब डेसिमल फॉर्म में है, इसको भी आप लोग देख लीजिएगा, डेसिमल फॉर्म में है, इसको हमें बाइनरी में लिखना है। बाइनरी अर्थात किसके फॉर्म में, 0 1 के फॉर्म में। जब संख्या आपकी डेसिमल के फॉर्म में होती है तो 0 से लेकर 9 तक के फॉर्म में होती है। इसको देखने से लग रहा है बाइनरी है, इसको देखने से लग रहा है बाइनरी है, जबकि बाइनरी नहीं है। बाइनरी तब होगा जब 0, हालांकि वो 0 1 के ही फॉर्म में है, लेकिन वर्डिंग लिखा है दशमलव, या ऐसे लिखा रहेगा प्रश्न में, ध्यान दीजिएगा, ऐसे लिखा रहेगा 101 का बेस है 10, क्योंकि डेसिमल का बेस हमेशा 10 होता है और बाइनरी का बेस हमेशा क्या होता है, 2 होता है, इसका बेस हमेशा 2 होगा। अब आपको एक नंबर बनाना है जिसका बेस कितना हो जाए, 2 हो जाए। कभी भी अगर आप ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर ठीक है हमेशा नहीं जा सकते, लेकिन मैक्सिमम चांसेस रहते हैं रूट के हिसाब से। अब आप जैसे इस प्रश्न को देखिए, आपके पास ऐसे एक डेसिमल नंबर दिया जाएगा और उसका बाइनरी कन्वर्जन हमसे कहा जाए, इसमें भी ऑप्शन से जा सकते हैं, लेकिन इसका प्रोसेस समझ लीजिए करा कैसे जाता है। आपको जो नंबर दिया है 101, आप इसको 2 से करो भाग, 2 से करो भाग और यहाँ लिखो रिमाइंडर,
ठीक है, 2 से भाग करने पर अगर वैल्यू 2 से कटती है तो शेषफल 0 आता है, नहीं तो 1 आता है, गारंटी है। 2 से भाग करें, 2 पंचे 10, 50 बार गया, 1 रिमाइंडर आया। फिर 2 से करें, 25 बार गया, 0 आएगा क्योंकि 50 कट जाएगा। फिर 2 से करेंगे तो 12 दूना 24 होता है, 1 आएगा। फिर 2 से करेंगे, 6 बार जाएगा, 2 छंगे 12, 0 आएगा। फिर अभी दिख रहा है कि नहीं आप लोग को, 2 से करो तो कितना जाएगा, 3 जाएगा और यहाँ पर 0 आएगा। फिर 2 से करो तो 1 जाएगा, यहाँ पर 1 आएगा। फिर 2 से करो, 0 जाएगा और 1 बच जाएगा। लिखने का तरीका या तो कहो मैं यहाँ लिख दूं जिससे कि प्रॉपर स्पष्ट आपको दिखे सारी चीजें। यहाँ स्पेस में थोड़ा डाउन होगा, इस वजह दिख नहीं रहा होगा। 101 था, मैंने कहा ऐसे लिखने की कोशिश करिएगा। 2 से भाग करिए, याद रखना जो संख्या 2 से नहीं कटेगी उसमें शेषफल 1 आना तय है। और कौन संख्या नहीं कटती, जिसके अंत में 0, 2, 4, 6, 8 नहीं होता वही नहीं कटती है। 50 बार गया, रिमाइंडर 0। फिर 2 से अभी कट जाएगा, 25 बार जाएगा, रिमाइंडर 1। सॉरी यहाँ गलत लिख रहा हूँ, जो कट नहीं पा रहा है उसमें 1 रिमाइंडर, जो कट गया उसमें 0 रिमाइंडर। फिर 2 से करो 12, 12 बार, यहाँ पर 1 रिमाइंडर। फिर 2 से करो 6 बार, यहाँ 0 रिमाइंडर। फिर 2 से करो 3 बार, यहाँ 0 रिमाइंडर। फिर 2 से करो 1 बार, 2 1 के 2, यहाँ 1 रिमाइंडर। फिर 2 से करो 0 बार, अभी जब छोटा हो जाता 0 बार जाएगा, 1 रिमाइंडर। लिखने का तरीका ये होता है ऐसे, नीचे से ऊपर। नीचे से ऊपर मतलब 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1, ये हो गया इसका बाइनरी फॉर्म, ये इसका बाइनरी फॉर्म। अब देखो 1 1 0 0 1 0 1, सी ऑप्शन है। इसको एक और वेरिफिकेशन हम रख सकते हैं, देखिए कैसे, जैसे हमारा जो उत्तर आया क्या आया है, 1 1 0 0 1 0 1। इसका तरीका होता है जहां जहां पे वैल्यू, जैसे 2 की पावर 0 बोलिए, इसको मतलब ही छोड़ दो, लिखा जाता है 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, 2 की पावर 6। अपने पास काउंटिंग में कौन कौन से टर्म्स हैं, 2 की पावर 6 वाला काउंटिंग में है जो कि 64 होगा, 2 की पावर 5 है जो कि 32 होगा, 2 की पावर 4 है जो कि 2 है जो 4 होगा, और 2 की पावर 0 1 है। जोड़िए, 4 2 6, 6 4 10, 1 11 कैरी 1, 6 3 9, 1 10, 101 एग्जैक्टली इसी के बराबर हो जाएगा। ऐसे भी रख करके देख सकते थे, समझ रहे हैं। 3 के बाद 1 2 होगा, 3 के बाद देखो 3 में क्या है, 2 1 के 2, 2 1 के 2, यहाँ रिमाइंडर 1 ना, 2 1 बार जाएगा ना यहाँ पर, इसको समझने की जरूरत है, समझ रहे हैं। तो कंफर्म हो गई बातें, किसी को दिक्कत, ऐसा बाइनरी का कन्वर्जन आपके यहाँ पूछ सकता है। ध्यान रखिएगा, बाइनरी से डेसिमल पूछ सकता है, डेसिमल टू बाइनरी पूछ सकता है। क्लियर हो गया होगा आप लोग को। इसको पढ़िएगा, 8वां क्वेश्चन क्या है। 8वां आपके सामने बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन दिया है। एक बिंदु है 5, -3, 5, -3, और एक दूसरा बिंदु है 0, 2। कोई बताएगा ये कहां पर होगा, 0, 2? 0, 2 कहां पर होगा, 0, 2 y अक्ष पर होगा। क्यों? क्योंकि इसमें x का मान 0 है। कह रहा है कि को जोड़ने वाले रेखाखंड के लंब द्विभाजक, लंब द्विभाजक का मतलब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर या मिड पॉइंट कहिए। किसी रेखा का जो लंब द्विभाजक होता है, वह रेखा के लंब द्विभाजक का अर्थ देखो कैसे होगा। पहली चीज, रेखा को 2 बराबर भागों में डिवाइड करेगा और इस पर समकोण भी बनाएगा। कोई भी रेखा को, जैसे एक रेखा है, एक ऐसे हॉरिजॉन्टल रेखा, एक रेखा है जो इसका लंब द्विभाजक होगा, तो सबसे पहले इसके मध्य बिंदु को मिलेगा, मिड पॉइंट को, ये मिड पॉइंट होगा, ध्यान दीजिएगा क्या होगा, मिड होगा। और दूसरा यहाँ पर समकोण बनेगा, मतलब यह रेखा और यह रेखा जो नीचे है, इन दोनों के बीच यहाँ 90 डिग्री का कोण बनेगा। हमसे कहा गया इसका समीकरण बताओ, इसका समीकरण क्या होगा, ये पूछा है प्रश्न में। देखिए कैसे करेंगे, हम किसी रेखा का समीकरण निकाले तो पहले एक बिंदु पता चल जाए और उसकी प्रवणताएं पता चल जाएं, कंफर्म हो जाएगा। सबसे पहले मध्य बिंदु बताइए क्या होगा। मध्य बिंदु का सूत्र क्या होता है, अगर आप इसे x1 कह रहे हैं y1, इसे आप x2 कह रहे हैं y2, तो x1 + x2/2 अर्थात 5 + 0/2 तो 5/2 हो गया। और दूसरा -3 + 2 -1/2, ये आपका हो गया मिड पॉइंट। 5/2 और -1/2, ये मिड पॉइंट हो गया। अब आपके पास मिड पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा, और मतलब मिड पॉइंट का अर्थ हो गया उस रेखा की बात हो गई जिस रेखा का आपको समीकरण निकालना है, उसका एक बिंदु पता चल गया, और जिस रेखा पर वह आकर पड़ी हुई है उसके साथ वह क्या कोण बना रही है, वह कोण हमको पता है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, जिस रेखा पर वह कोण बना रही है इसके साथ क्या है, इसके साथ वह समकोण बना रही है, तो इस पर एक लंब डाल रही है। और अगर हमें किसी रेखा का समीकरण निकालना है, उसका एक बिंदु हमको पता है, और हमको अगर इसकी प्रवणता पता चल जाए तो अपना काम हो जाए। मान लो इसकी प्रवणता m1 है, इसकी प्रवणता m2 है। दो रेखाएं जब समान, मतलब दो रेखाओं के बीच समकोण बनता है, एक दूसरे के ऊपर लंब होती हैं, तो उनकी प्रवणताओं का गुणनफल -1 होता है। उनकी प्रवणताओं का गुणनफल क्या होता है, -1 होता है।
अगर इसकी प्रवणता m2 है, इसकी प्रवणता क्या है m2 है, और इसकी प्रवणता क्या है m1 है, तो इनका प्रोडक्ट क्या होगा -1 होगा। तो सबसे पहले आपको देखना है कि इसकी प्रवणता है क्या, m2 का मान। किसी की प्रवणता निकलती कैसे रेखा में, जैसे मान लो हमको m2 निकालना है और इस रेखा की प्रवणता निकालनी है, तो y2 माइनस y1, तो दो माइनस, भाई रूल क्या होता है ये देखिए, y2 माइनस y1 अपान x2 माइनस x1, मैंने पढ़ाया इस चीज को। 2 माइनस माइनस 3, तो 2 प्लस 3 हो जाएगा 5, ठीक है, और 0 माइनस 5 होगा, 5/5 कितना हो जाए, सॉरी 5/-5 होगा ना। फिर से देख लीजिए इसको, 2 माइनस माइनस 3 2 प्लस 3 हो गया, और 0 माइनस 5 होगा, तो इसका मतलब ये होगा 5/-5 अर्थात -1 हो गया। इसकी प्रवणता -1 है, तो यहाँ -1 पुट कर दीजिए, इंटू m1 है बराबर -1, दोनों खत्म होंगे, m1 बराबर 1 हो जाएगा। अब m1 1 हो गया, मतलब इसकी प्रवणता आपकी 1 हो गई। अब जब किसी रेखा की प्रवणता पता है और एक बिंदु पता है, तो उसका समीकरण देखो क्या होता है, उसका समीकरण होता है y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। ये फार्मूला होता है, मैंने एक्सप्लेन किया था इसको, आप लोगों को याद होगा आप लोगों को, ठीक है। चलिए y माइनस y1, इसका y1 कितना है 1/2, तो प्लस 1/2 कर दीजिए, माइनस है ना तो प्लस हो जाएगा, इक्वल टू m का मान 1 ही है, x माइनस 5/2 कर दीजिए। अब इसी को थोड़ा सेटल कर दे, समझ में आ जाएगा किसके बराबर है। तो अगर हम इसको सेटल करते हैं इधर साइड में, तो हो जाएगा 2i प्लस 1/2, ठीक है, 2i प्लस 1/2, और इधर कितना हो जाएगा 2x माइनस 5/2, ये दोनों खत्म हो गए। अब आप क्या कर सकते हैं, अब आप लिख क्या सकते हैं, देखिए ध्यान से, हम लिख सकते हैं 2x माइनस 2i, इधर लाइए, और उसको अगर उधर भेजना है तो 1 प्लस 5 होगा, तो 1 प्लस 5 कितना हो जाएगा 6। अब यहां से 2 से काट दे तो x माइनस वाई बराबर 3 हो गया, x माइनस वाई बराबर 3 होगा, जो बी ऑप्शन में आपको दिया है। अगर बी आपने लगाया है x माइनस वाई बराबर 3 होगा, जैसे देखिए ध्यान से कैसे होगा, यहाँ पर आपके पास क्या है 2i प्लस 1/2, 2i प्लस 1/2, यहाँ कितना हो रहा है 2x माइनस 5/2, ठीक है, 2x माइनस 5/2, 2 से कटा। अब आपको अगर इसको इधर लाना है तो 2x माइनस 2i हुआ, -5 उधर जाके प्लस 1 होगा, मतलब प्लस 1 प्लस 5 होगा तो 6 होगा, मतलब आपका हो गया 2x माइनस 2i बराबर 6। अगर 2 सबको काटेगा तो x माइनस वाई बराबर कितना होगा 3। इस प्रश्न, मतलब इस हिसाब से इसका ऑप्शन बी होना चाहिए। करेक्ट आंसर कितना होगा बताएं, बी होगा। अगर आपने बी लगाया तो एकदम परफेक्ट लगाया है, जो लोग ये लगाए भैया सुधार कर ले, गलत किया आपने, ये नहीं होगा, बी होगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक, तो सही है, प्रश्न अच्छा है, डिटेल से आप लोग समझे हैं तो आप क्लियर करिएगा, एग्जाम में आ सकता है ऐसा प्रश्न। तो जो ए बता रहे हैं एकदम क्लियर कर लो जी, बहुत कैलकुलेट, हाँ सही बात है, करना ही पड़ेगा। आगे बढ़ा जाए, इतना समझ में आई बातें। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए, ये देख लीजिए, बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है, जो कर सके इसका बताइए। लिखा है tan की पावर 4 थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर 11 दिया है। तो आपसे पूछा है sec की पावर 4 थीटा, हम इधर कहीं लिखते हैं, आपसे ये पूछा, देखिए ध्यान से, आपसे पूछा है sec की पावर 4 थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा, ठीक है, इसका मान हम लोग को बताना है। तो एक बात आप जान लो, मैं आपको बता दूं, एक नियम है, यहां लिख देता हूं कि tan स्क्वायर थीटा जो होता है वो sec स्क्वायर थीटा -1 होता है, इसको याद रखिएगा, और ये आना चाहिए आप लोगों को, वैसे भी कंफर्म होना चाहिए ना। तो मैंने क्या बताया, tan स्क्वायर थीटा बराबर sec स्क्वायर थीटा -1 होता है, इतना आप लोग ध्यान में रखना, नहीं तो पता लगे कंफ्यूज हो। अब इसकी जगह आप क्या पुट कर सकते हैं, जैसे पहले इसको पुट क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं tan स्क्वायर थीटा का होल वर्ग, लिख सकते हैं कि नहीं, और यह आपका tan स्क्वायर ही है, तो इसकी जगह आप सीधा sec स्क्वायर थीटा -1 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। इसकी जगह फिर लिखो, अभी जरूरत है हम लोग को, यहां लिखिए sec स्क्वायर थीटा -1 का होल वर्ग, -1 का होल वर्ग प्लस कितना है आपके पास sec स्क्वायर थीटा -1, ये है आपका, ठीक है, sec स्क्वायर थीटा -1। अब चाहे तो आप कॉमन ही कर लो, sec स्क्वायर थीटा उससे निकल, लेकिन पूरा ओपन करिए, a माइनस बी का होल वर्ग क्या होता है, sec पावर 4 थीटा प्लस 1 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab 2 sec स्क्वायर थीटा, प्लस ये आपका कितना है sec स्क्वायर थीटा -1 इक्वल टू, सामने 11 दिया है, 11 बार लेते जाइए 11। अब देखिए क्या क्या जरूरत है, sec पावर 4 थीटा, ठीक है, +1 -1 से चला गया, ठीक है, -2 sec स्क्वायर थीटा प्लस sec स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा होगा, बराबर 11 होगा। तो उत्तर में कोई परिवर्तन ही नहीं, उत्तर वही है। देखिए बहुत लोग बताएं हमें, अच्छा लगा देखिए रिस्पॉन्स, बी ऑप्शन होगा करेक्ट सोल्यूशन, बी ऑप्शन।
ठीक है, तो बी ऑप्शन 11 ही करेक्ट सम है इस प्रश्न का, आप नोट कर लीजिएगा। सही उत्तर आपका इस प्रश्न के लिए 11 है। बहुत बढ़िया, देखिए सबका आंसर लगभग लगभग आया है। हम लोग आ गए 10वें क्वेश्चन पर। इसको बहुत ध्यान से देखिएगा और करिए सभी लोग। हाँ, इसको बहुत ध्यान से देखिए और करिए। दो वृत्तों की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर 4.5 सेंटीमीटर है, उनके केंद्रों के बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर है, तो अनुप्रस्थ समान स्पर्श रेखा, अंग्रेजी में इसको कह सकते हैं क्या, लेंथ ऑफ द ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, ये होता है लेंथ ऑफ द ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। अगर मान लो दो वृत्त एक दूसरे के संपर्क में नहीं होते हैं, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा, दो वृत्त अगर एक दूसरे के संपर्क में नहीं होते हैं तो उनके बीच की जो कॉमन स्पर्श रेखाएं होती, 1 2 1 2 मतलब 4 होती हैं। ये तो आपकी सीधा स्पर्श रेखाएं होती हैं और ये आपकी अनुप्रस्थ स्पर्श रेखाएं होती हैं, इसे ट्रांसवर्जल कहते हैं। ठीक है, ये आपकी होती है अगर दो वृत्त एक दूसरे के संपर्क में नहीं होते हैं तो की स्थिति है। संपर्क में होने की भी स्थिति होती है जब वृत्त टचिंग होते हैं, जब वृत्त इंटरसेक्टिंग होते हैं तो उनके बीच उभयनिष्ठ जीवाएं भी होती है, उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं की भी होती हैं। अब अगर कहा है कि एक वृत्त आपको दिया है जिसकी त्रिज्या है 3.5 और एक वृत्त थोड़ा सा बड़ा कर लो जिसकी वृत्त त्रिज्या है 4.5, उनके केंद्रों के बीच की दूरी, एक केंद्र है इसका, एक केंद्र है इसका, यह दूरी दे रखा है 3.5। अब यहाँ पर ध्यान देना, दोनों अलग अलग मैंने क्यों बनाया है, क्यों बनाया बताइए? इसलिए बनाया है क्योंकि इनके केंद्र जो त्रिज्याएं हैं, त्रिज्याएं जुड़कर 10 नहीं है, जबकि केंद्रों के बीच की दूरी कितना दिया है 10, तभी अलग अलग कर दिया। अगर जुड़कर 10, अगर जुड़कर 3.5 4.5 अर्थात 8 के बराबर होता तो हम एकदम सटा देते, दोनों वृत्तों को एक दूसरे के टच में ला देते। अभी फिलहाल यहाँ पर ऐसी स्थिति आपके सामने है। ध्यान देना, ये 3.5 है, ये 4.5 है और ये पूरा आपका 10 है, तो इसका मतलब ये आपका 2 होगा यहाँ से यहाँ तक। मतलब पूरी लेंथ आपकी यहाँ से यहाँ तक कितनी है 10 है, जो डिस्टेंस है जिसको आप डी कह सकते हैं। पूरी लेंथ आपकी देखो, पूरी लेंथ यहाँ से यहाँ तक ये आपका डी है, करेक्ट। अब आपसे कहा है कि अब इसको पहले इसको बनाए ना, आप समझ रहे हैं ना सारी चीजों को। जैसे अगर हम इसको ओ कह रहे हैं, यह ओ डैश है, तो आपको कंफर्म है कि ओ डैश आपका कितना है 10 है। अब ट्रांसवर्जल की लेंथ पूछ रहा है तो आप ऐसे बना दो, ऐसे, ठीक है। ऐसे जब बना दिया तो आपको यही लेंथ आपको डिसाइड करनी है, तो यहां से यहां मिला देंगे तो भी 3.5 होगा, यहां से यहां मिला देंगे तो भी 4.5 होगा। अब आपको जैसे अगर इसको पता ही करना है कि इसकी पूरी मेजरमेंट क्या होगी, तो चाहे तो आपको ये भी पता होगा कि समकोण होता है, ये भी समकोण होता है, तो उसके आधार पर भी ए लेंथ निकाल सकते हैं। ए लेंथ के आधार पर इन दोनों की लेंथ को कैलकुलेट कर सकते हैं और इसका डायरेक्ट यहाँ पर एक रिलेशन होता है। उस डायरेक्ट रिलेशन पर जा लीजिए तो जो ट्रांसवर्जल टेंजेंट स्पर्श रेखा होती है उसके लिए एक फार्मूला आप अप्लाई करिए और फार्मूला होगा डी का स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा, जो आपके पास डी है, डी का स्क्वायर माइनस जो आपके पास R1 प्लस R2 है, R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर, मतलब दोनों त्रिज्याओं को जोड़ दो, दोनों त्रिज्याओं को जोड़कर उसका होल स्क्वायर डी के स्क्वायर से आप घटा दीजिए और वर्गमूल निकाल दीजिए जो पाइथागोरियन सिस्टम से काम करता है। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं बताइए? डी मतलब 10 का स्क्वायर माइनस 8 का वर्ग। 10 का स्क्वायर 100 होता है, 8 का 64 होता है, रूट 36 होगा, 36 का वर्गमूल 6 हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर इसकी राइट सोल्यूशन होगा। ठीक है, आप डायरेक्ट बता सकते हैं। हाँ, समझ रहे हैं? ये कंफर्म हो गई बातें, आपको क्लियर हो गया होगा कि 6 सेंटीमीटर इसका राइट सोल्यूशन होगा। डी मतलब यहां से यहां तक की लेंथ जो 10 है और ए लेंथ आप देख रहे हैं कि 3.5 है और यह आपकी यहां से यहां भी देख सकते हो, और 3.5 प्लस 4.5 का जोड़ जो होगा कितना होगा? 8 होगा। 8 का वर्ग 10 के वर्ग से निकलेगा, पाइथागोरियन सिस्टम से आपका 6 आ जाएगा। ठीक है, चलिए इसका मानक विचलन पूछा है। इसको मानक विचलन को स्टैंडर्ड डेविएशन कहते हैं। एक माध्य विचलन होता है, एक मानक विचलन होता है। स्टैंडर्ड डेविएशन जिसको कहा जाता है, जो सांख्यिकी के अंतर्गत आता है। सांख्यिकी के अंतर्गत जब आंकड़े आपको दिए हों, जैसे 11 दिया है, 7 दिया है, मतलब इन आंकड़ों को आप x कह दो, सभी आंकड़ों को, ठीक है, सभी आंकड़ों को x कह दो। 11 है, 7 है, 10 है, 13 है और 9 है, इस प्रकार से आंकड़े आपको दिए गए हैं, अलग अलग x के मान। दरअसल जो विचलन होता है, विचलन को डेविएशन कहते हैं। डेविएशन मतलब जो डिफरेंस है एक्चुअल वैल्यू। जैसे मान लो कोई टेस्ट हो और या मान लो एक समूह हो, समूह में 10 लोग हैं, सबकी अलग अलग आयु हो, मान लो किसी की 15, किसी की 16, किसी की 17, किसी की 18, किसी की 20, मैंने कहा इनकी औसत उम्र 16 है, तो 16 का एक्चुअल से फर्क क्या है? एक्चुअल में जैसे मान लो किसी की उम्र 17 है और हमने बताया 16, हमने माध्य निकाला 16, तो 16 और 17 के बीच 1 का फर्क है। किसी की 18 है तो भी फर्क है, किसी की 19 है तो भी फर्क है। जो ये डिफरेंस होता है, इसी डिफरेंस को ये डेविएशन डिसाइड करते हैं।
इसी डिफरेंस को डेविएशन डिसाइड करते हैं। डेविएशन स्टैंडर्ड का फार्मूला होता है एस डी इज इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा, एस डी इज इक्वल टू आप लोग नोट कर सकते हैं अंडर रूट सिग्मा ऑफ एक्स माइनस एक्स बार डिवाइड बाई एन, ये रूल होता है। ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन। जहां पर ध्यान देना कि आपका जो एक्स है, एक्स ऑब्जर्वेशन अर्थात मान है, और एक्स बार क्या है, माध्य है। ठीक है, मीन है, जिसको आप लोग मीन कह सकते हैं। तो आपको जब भी कभी ऐसे आंकड़े, ऐसे प्रश्न दिए जाएं, तो पहला काम है आपको मीन निकालना। ठीक है, पहला काम क्या है, मीन निकालिए। तो मीन का मतलब क्या होता है, सभी पदों, जैसे एकदम जस्ट औसत निकलता है उसी प्रकार से मीन निकलेगा। तो आपको अगर एक्स बार निकालना है तो एक्स बार निकालने के लिए सभी आंकड़ों को जोड़ दीजिए। जोड़िए, कितना है, 11 प्लस 7 प्लस 10 प्लस 13 प्लस 9 बटे कितना, 3 2 5, 5 कर दीजिए। 13 7 20 है, 11 9 20 20 10 50, 50 बटे 10 करेंगे, 5 करेंगे 10 आएगा। एक्स बार बोलो कितना हो गया, 10। मतलब माध्य आपका क्या हो गया, 10। इसको ऐसे समझिए आप लोग, अजमेरी अंसारी सभी लोग ध्यान दीजिएगा, 10 आया। अब आपको क्या करना है, जैसे अगर आप यहाँ देख रहे हो एक्स बार, तो अब आप अगर डी निकालोगे, डेविएशन जिसको कहेंगे, यही जो सिग्मा ऑफ एक्स माइनस एक्स बार है ना, यही डेविएशन है, इसी को डी कहा जाता है, इसी को विचलन कहते हैं, एक्स माइनस एक्स बार। और ये सिग्मा क्या करता है, कहता है जितने मान निकले इनका सबका जोड़ बता दो, इसका जोड़ कर दे। 11 में से 10 निकालेंगे 1 आएगा, 7 में से 10 निकालेंगे, सॉरी पहले माध्य लिख देते हैं, माध्य लिखने की वैसी जरूरत नहीं है, यहाँ पर हम सीधा सीधा डी लिखते हैं। डी लिखिए, डी बराबर एक्स माइनस एक्स बार। ठीक है, 11 में से 10 निकालिए 1 आएगा, 7 में से 10 निकालिए -3, 10 में से 10 निकालिए 0, 13 में से 10 निकालिए 3, 9 में से 10 निकालिए -1। ठीक है, अब आपको जैसे अगर यहाँ पर पुट करना है, यहाँ पर एस डी की जगह पर जो फार्मूले में आप देख रहे हैं लिखा है सिग्मा का मतलब समेशन, अगर किन्हीं पदों के पहले समूह के पहले सिग्मा लगा दो, इसका मतलब सभी पदों का जोड़ हो जाता है। इसका सभी पदों का जोड़, जैसे ये आप देख पाने की क्या है, एक्स माइनस एक्स बार है, और हमने इसके पहले कहा सिग्मा लगा दो, मतलब सबको जोड़ दो। जोड़ेंगे, या इससे खत्म हो गया या इससे खत्म हो गया, पूरा का पूरा 0 हो गया। नहीं नहीं, एक हमने गलती किया, इसका वर्ग करना है अपने को। ठीक है, इसका वर्ग करना है, सॉरी, ये देखो अभी तो खराब हो जाएगा समय से, इसका वर्ग करना है। ठीक है, तो ये जो d होगा, अभी तो d निकाला है आप लोगों ने, d निकाला है, तो d का मान यही है, d का स्क्वायर करेंगे तब ये वैल्यू आपके पास आएगी जो यहाँ पर लिखा हुआ है। तो यहाँ पर 1 का वर्ग 1 होता है, 3 का 9 होता है, 0 का 0 होता है, 3 का 9 होता है, 1 का 1 होता है। मतलब अब आप इसको जोड़िए, क्योंकि यहाँ पर फार्मूले में क्या लगेगा, सिग्मा ऑफ एक्स माइनस एक्स बार का होल वर्ग। 9 9 18 तो कितना हो जाएगा बताएं, 20 हो जाएगा। 9 9 हाँ बिल्कुल स्क्वायर होता है, तभी पॉजिटिव आता है हमेशा, और डेविएशन पॉजिटिव ही रहेगा। अब यहाँ पर सभी पदों को जोड़ा है तो हमने लिखा 20, और पदों की संख्या कितनी है, 5 है। 5 चौके 20 होती, अंडर रूट 4 करेंगे, 4 का मान 2 आएगा। इसका सही उत्तर 2 होगा। सही उत्तर क्या होगा, हाँ हाँ हाँ, समझ रहे हैं, किसी से भी घटेगा। जैसे देखो नेगेटिव आए चाहे पॉजिटिव, पहली बात ध्यान समझिएगा, जो आंकड़े दिए गए हैं उन आंकड़ों का हमने सबसे पहले माध्य निकाला, माध्य ए है। प्रत्येक आंकड़ों का माध्य से डिफरेंस किया कि अपना सही मान 11 है, लेकिन हमको 10 बताया जा रहा है, तो 11 में से 10 निकलेगा 1 होगा, 7 में से 10 निकलेगा -3 होगा, 10 में से 10 निकलेगा 0 होगा, 13 में से 10 निकलेगा 3 होगा, और 9 में से 10 निकलेगा -1 होगा। डी स्क्वायर करिए, मतलब इसका वर्ग करना है। वर्ग करेंगे तो कितना होगा, 1 का वर्ग 1 होगा, 3 का -3 का, किसी का वर्ग हमेशा पॉजिटिव होता है, समझ रहे हैं। -3 का 9 हुआ, 0 का 0 हुआ, 3 का 9 हुआ, -1 का 1 हुआ। सबको जोड़ो तो यह 20 हुआ, क्या हुआ 20। तो 20 बटे 5 करेंगे, 4 आएगा, 4 का वर्गमूल कितना होगा, 2 होगा। देखो इसको ध्यान देना पड़ेगा, इसी तरह से ही करना पड़ेगा, इसका एक प्रोसेस ही होता है, थोड़ा स्टैंडर्ड पूछा जाता है, इसलिए अच्छे से इसको करिए आप लोग सभी लोग। ठीक है, ये बढ़िया क्वेश्चन था, इसको तैयार रखिएगा आप सभी। चलिए इस प्रश्न को ध्यान दिया, अगले प्रश्न पर आइए। क्वेश्चन देखिए बड़ा अच्छा सा ये भी पूछा गया है, किस्त का प्रश्न है। किस्त का सेंस बड़ा क्रिटिकल होता है, किस्त को अगर समझना है तो बहुत डिटेल से समझा जाता है जी। किस्त का कॉन्सेप्ट आप समझो, जैसे हम लोग कोई लोन लेते हैं तो हमें एक सर्टेन ब्याज के आधार पर मंथली या एक सर्टेन टाइम पर हमें एक किस्त देना पड़ता है, ब्याज को लौटाने या पूरे धन को या पूरे लोन को रिटर्न करने में। जैसे कमल ने 6800 रुपए उधार लिया, इसके पैसे को ब्याज सहित 2 समान किस्तों में उसे चुकता करना है, ब्याज सहित 2 समान किस्तों में चुकता करना है। यदि वार्षिक ब्याज की दर का संयोजन जो है वो 12.5% है, तो प्रत्येक किस्त की कीमत क्या होगी। दरअसल हम अगर फ्लैट जब कैलकुलेट करते हैं, जैसे मान लो हमको किसी ने कहा कि 10% की ब्याज दर से ब्याज पर लोन पर हमें ऋण पर हमें ब्याज देना है, और अगर हम उस हिसाब से सोचते हैं तो हमें ज्यादा देना पड़ता है। जब कभी हम लोग अपनी पहली किस्त देते हैं
अगर मान लो आपने 1 साल का किसी से लोन लिया, मेरी बात को समझिएगा, 1 साल का लोन लिया और आपने जैसे ही आज पहली किस्त दिया, अब यह पहली किस्त बैंक के पास 12 महीने तक रहेगी। मान लो हमें मंथली किस्त रिटर्न करनी है, तो बैंक कहता है कि हमने आपसे ब्याज तो लिया है, हमने किस्त तो लिया है, उस किस्त का हम उपयोग करेंगे और वो जो ब्याज ऐड होगा, मतलब उस पर भी ब्याज लगेगा, वह ब्याज भी आपके खाते में जोड़ दिया जाएगा। इसलिए अगर कभी भी हम फ्लैट निकालते हैं तो फ्लैट में ज्यादा मान आता है, जबकि उनके किस्त के हिसाब से कम मान हमें देना पड़ता है। मतलब ये बड़ा कैलकुलेशन का और डिस्कशन का बिंदु होता है, लेकिन आपको समझना है, थोड़ा ध्यान से मेरी बात को समझिएगा। जब भी किस्त का ऐसा प्रश्न आए, 2 प्रकार का बनकर आता है, एक साधारण ब्याज पर, एक चक्रवृद्धि ब्याज पर। यह प्रश्न चक्रवृद्धि ब्याज का है। 12.5% का भिन्न लिख दो, कितना होगा? 1/8। 1/8। आप ऐसे करो, 8 से 1 बढ़कर होगा 9, इसको कहो धन, यहां पर यह आपका लोन है, और यह क्या होगा? किस्त। यह क्या होगा? किस्त। 8 से होगा 9 और 2 समान किस्तों में रिटर्न करना है, तो एक बार फिर लिखो 8 का वर्ग। 8 का वर्ग मतलब यहां पर 8 लिखा है, तो यहां पर 8 का वर्ग करेंगे तो 64 होगा, 9 का वर्ग 81 होगा। ठीक है, अब आपको क्योंकि किस्त समान रखनी है, जबकि यहां देख रहे हैं 9 है, यहां 81 है, तो समान कैसे पॉसिबल है? अगर हम इसको 9 से गुणा कर दे, दोनों बराबर हो जाएंगी, और अगर ये 9 से गुणा हुआ तो इधर भी आपको 9 से गुणा करना होगा। अर्थात आपकी जो आपकी लोन की वैल्यू होगी उसको 2 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट कर दो, एक तो 72, दूसरा आपका 64, और किस्तें आपकी दोनों देखो 81 और 81 के रूप में हो गई। किस्तें इसी हिसाब से कैलकुलेट ही होती है, समझ रहे हैं इसको? भाई देखो, अगर हम बहुत डिटेल से करें, मुझे पूरा एक सेशन ही लेना पड़ेगा किस्त का। मैंने इसको पढ़ाया है, अच्छे से डिटेल किया है, लेकिन अगर इसको डिटेल से एकदम समझाना है ना, तो पूरा किस्त का एक सेशन लूं, तब आपको समझ में चीजें आई। अभी करने के लिए ये पैटर्न जो मैं बता दे रहा हूं, उसको फॉलो कर लीजिए आप लोग। करने का तरीका ये बहुत बढ़िया होता है, चक्रवृद्धि ब्याज पर हम इस पे जाकर के समझ पाते हैं। लोन की वैल्यू मैंने कहा जैसे 8 से 9, 64 से 81, अगर 3 बार का होता तो एक बार क्यूब करके यहां पर क्यूब करते। किस्त हमेशा समान सेट करना है, समान जैसे यह 81 है तो इसको भी 81 बनाने के लिए 9 से गुणा, यहां किया तो यहां भी करें। लोन की वैल्यू देखो कितनी हो गई, 4 2 6 7 6 13, 136 हो गई, और प्रत्येक किस्त का मान क्या है? 81 है। प्रत्येक किस्त का मान 81 है। हमने कहा हम कितना लोन लिए थे? 6800। हमने लिखा यहां पर 136, 136 का मान हम किसके बराबर कर दे रहे हैं? 6800 के। और आपको किस्त का मान अर्थात 81 का मान निकालना है, तो 81 निकाल देते हैं। देखिए हम इसको ऊपर नीचे जो भी पॉसिबल होगा काट देते हैं। जैसे देखिए कैसे काटा जा सकता है, 17 अट्ठे ना, 17 अट्ठे क्या होता है? 136, 8 7 56, और हाँ ठीक है 136, और 17 चौके 68, 400 हो गया। फिर देखिए 8 से डिवाइड करो, 8 पंचे 40, 50 हो गया। इसको गुणा करें, 0 5 1 के 5, 5 8 40, 4050 रुपए आ रहा है, जो कि आपको ऑप्शन नंबर सी में दिया है, 4050। प्रत्येक किस्त की कीमत इतनी होगी। अब आप एक चीज सोचो, प्रत्येक किस्त का मूल्य अगर 4050 है, और 4050 के हिसाब से 2 बार अगर चुकता करेंगे तो कितना पैसा देना पड़ेगा आपको बताइए? 4000, 4000, 8000, 8100 टोटल। 6800 के लिए हमें 8100 रुपए देना पड़ेगा कुल मिलाकर ब्याज के तौर पे। अगर हम फ्लैट कर लें, जैसे अगर आपके मन में चल रहा हो कि हम क्यों ना सर इसको दर का उपयोग करते हुए 2 साल का ब्याज निकालें, जोड़कर अमाउंट बनाए, उसको 2 भाग में बांट दे, ऐसा मन में आता है, ऐसा करिए ज्यादा पैसा आएगा। ऐसे कम पैसा आता है, इसलिए हम इसको श्योर रहे कि जो बैंक हमें कैलकुलेट करके देती है वो हमारे हित में रहता है। हमारा पैसा जब वहां जमा होता है ना, हमारा पैसा जैसे आज पहली किस्त गई, तो यह पैसा जितने समय तक रहता है उतने समय का ब्याज जोड़कर हमारे धन में इन्वॉल्व कर देता है। जैसे मान लो हमने 12 महीने का लोन लिया, पहले महीने हमारा पैसा गया, अब तो इसको 11 महीने रहना है ना बैंक में। दूसरा किस्त गया तो उसको 10 महीने 11 महीने रहना है बैंक में। तीसरा किस्त गया 10 महीने रहना है बैंक में। तो वह समय के हिसाब से वह लोन में ऐड होता रहता है, समझ रहे हैं? तो यहाँ पर SI CI का कौन, जैसे इसमें CI का ही दिया है, प्रत्येक वर्ष संयोजित हो रहा है ना, तो इसलिए यहाँ पर CI का कॉन्सेप्ट है। अगर समान ब्याज होता है तो वहां पर SI का कॉन्सेप्ट होता है, ये होता है, समझ रहे हैं? ये इसमें थोड़ा समझना पड़ेगा जी। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। एक लंबवृत्तीय प्रिज्म जानते हैं आप लोग, या प्रिज्म को समझिए पहले। प्रिज्म का जो आधार है वो ट्रेपीजियम है। ट्रेपीजियम मतलब आपका जो है समलम चतुर्भुज है, जिसकी 2 समांतर भुजाओं की लंबाई 10 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है, कुछ ऐसे है। देखो ये प्रिज्म की तरह है, प्रिज्म है आपका, जो कि उसका जो बेस है वो समलम चतुर्भुज के रूप में है। कैसे है? समलम चतुर्भुज के रूप में है, ऐसे। प्रिज्म देखो जो बनता है उसके लिए सबसे पहले उसका आधार देखना होता है। तो आधार के हिसाब से, जैसे उसके आधार कितना दिया है, एक तो 10 दिया है, दूसरा कितना दिया है 6, और कह रहा है
प्रिज्म मतलब जैसे एक जस्ट हमने ये देखो ये ऐसे उठा लिया, ये है प्रिज्म का शेप। कैसे बताइए, इसका बेस क्या है, इसका बेस है वर्गाकार। अब इस जैसा वर्ग है उसी तरह से प्रत्येक भुजाओं को उठा करके एक वर्ग ऊपर भी फ्लैट रख दिया गया है। जैसे घनाभ वर्ग करता है, जैसे घन वर्ग करता है, वैसे ही प्रिज्म वर्ग करता है। बस उसमें क्या होता है कि जो आधार होता है, आधार अगर आपका त्रिभुजाकार है तो ऊपर उसी शेप की एक त्रिभुज रखना है। अगर वृत्ताकार वर्ग वृत्त के हिसाब से भी सोच सकते हो, अगर हम वर्गाकार के हैं तो वर्ग के शेप से रखना है। और हमने आपको एक चीज बताया होगा, याद होगा कि किसी भी सॉलिड का जो आयतन होता है, आयतन हमेशा क्या होता है, बेस एरिया, ध्यान से देखिएगा, बेस एरिया इनटू हाइट, अर्थात आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई होता है। अब अगर प्रिज्म पहले बना लो, देख लो कैसे बनेगा इसका प्रिज्म। प्रिज्म कुछ ऐसे बनेगा, अगर हम प्रत्येक से ऐसे बढ़ा देते हैं, ये देखिए ऐसे, देखिए ऐसे। अब एकदम शेप एग्जैक्टली नहीं बन पा रहा है, लेकिन ऐसे बनेगा प्रिज्म, ऐसे कुछ प्रिज्म बनेगा। ठीक है, जब ऐसे प्रिज्म बनेगा तो उसका जो बेस है, और बेस देखिए ध्यान से, बेस क्या क्या हमको जानकारी है बेस में। बेस में हमको उनकी समांतर भुजाएं पता है और उनके बीच की दूरी भी पता थी। दूरी कितना दिया था, 5 सेंटीमीटर। यदि प्रिज्म की ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है तो उसका आयतन बताओ। आयतन के लिए सबसे पहले प्रिज्म का जो सतह है, प्रिज्म का जो बेस है, जो ट्रेपीजियम है, उसका एरिया बताइए क्या होगा। 1/2 गुणे समांतर भुजाओं का जोड़, समांतर भुजाओं का जोड़ 10 + 6 हो गया, गुणे उनके बीच की दूरी, दूरी कितनी है बताइए, दूरी है 5। ये तो इसका एरिया आ जाएगा। देखिए 10 से 16 होता है, 2 8 16, 8 5 40। इस समतल जो हमारे पास ये प्रिज्म का सतह था ना, उसका क्षेत्रफल हो गया 40 हो गया। लेकिन प्रिज्म की ऊंचाई कितना दिया है, प्रिज्म की ऊंचाई जो ए लेंथ है ये 8 है, तो 8 से और गुणा कर दे तो इसका आयतन हो जाएगा 8 चौके 32, 320 सेंटीमीटर क्यूब। यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका वॉल्यूम हो जाएगा, आयतन हो जाएगा, जो कि आपको सी ऑप्शन में दिया है। किसी का भी आयतन निकालना हो तो किसी का भी आयतन कंफर्म समझ लीजिएगा, यहाँ पर वो क्या होता है बताइए, आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई। आधार जो भी हो, ट्रेपीजियम हो तो ट्रेपीजियम का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई कर दीजिएगा। समझ रहे हैं। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का उत्तर आपका क्या है, इस प्रश्न का उत्तर 320 सेंटीमीटर स्क्वायर क्यूब है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा, इसको पढ़िए, 14 नंबर। कैसे किया जाएगा, बिंदु -3,4 -3,4 और क्या दिया है 0,3 से गुजरने वाली 5, 7 और 4x से गुजरने वाली रेखा पर अभिलंब है। मतलब देखिए दो रेखाएं हैं, एक तो ये रेखा है, एक ये रेखा है, और एक रेखा और है। देखिए ऐसे थोड़ा सा ऐसे बना देते हैं तो क्लियर होगा। एक रेखा देखो ए है, इसके बिंदु है -3,4 और यह क्या है 0,3। और एक दूसरी रेखा है जिसके कोऑर्डिनेट देख लो क्या है, 5,7 है, 5,7 है, और ऐसे गुजर रही थी। मान लो यहीं पर इंटरसेक्शन हो रहा है या कैसे भी हो रहा हो, 4,x है। इस पर कह रहा अभिलंब है, अर्थात समकोण बना रहा है, लंबवत है। तो कह रहा है हमें x का मान बता दो। जब दो रेखाएं एक दूसरे के, जैसे मान लो अगर इस रेखा का नाम L1 है और इस रेखा का नाम L2 है, अगर L1 परपेंडिकुलर ऑन L2 है तो आपको पता है, अभी अभी हमने किया था, m1 इंटू m2 = -1 होता है। मतलब उनकी प्रवणताओं का गुणनफल -1 के बराबर होता है, ये आपको पता है। अगर हम इसकी प्रवणता निकाले L1 की, अर्थात m1 निकालते हैं, तो m1 के लिए हमें क्या लिखना पड़ेगा, 3 - 4 बटे 0 - 3 तो 0 + 3 होगा। m2 पर जाइए, इसकी प्रवणता देखो क्या होगी, m2 हो जाएगी, यहां कैलकुलेट कर दे रहा हूं, कैसे भी कर दीजिए कोई दिक्कत नहीं। देखो x - 7 बटे 4 - 5 दोनों की प्रवणताओं का गुणनफल -1 होना चाहिए। इसका मान है -1/3 और इसका मान देखो कितना है, x - 7 बटे -1 है। दोनों का प्रोडक्ट -1 होना चाहिए। हम लिख देते हैं x - 7 बटे -1 गुणे -1/3 बराबर आपका -1 कर दो, ये दोनों देखिए खत्म हो गया। ठीक है, इधर जाएगा तो x - 7 बराबर क्या हो जाएगा, -3 होगा। x बराबर -3 + 7 होगा तो x बराबर आपका 4 आएगा। 4 इस प्रश्न का राइट सोल्यूशन होगा, जो पहले ही ऑप्शन में आपको दिया है। 4 करेक्ट हल है, जो आप लोग नोट कर सकते हैं, पहले ऑप्शन में है। अच्छे से इसको देख लीजिए, समझ लीजिए, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है, यस, क्लियर होगा कि नहीं। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं 15 पर।
अब इसको बताइए, अधिकतम मान पूछा है। जब भी कभी कोई त्रिकोणमितीय फंक्शन a sin थीटा प्लस b cos थीटा का हमसे मैक्सिमम वैल्यू पूछा जाए, मैक्सिमम अधिकतम मान, तो अधिकतम मान यहाँ पर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के रूप में होगा। मतलब इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वह मैक्सिमम वैल्यू आपको जैसे पता है अंडर रूट माइनस ए स्क्वायर, क्योंकि आप सबको पता है कि साइन का जो मैक्सिमम मान होता है एक होता है और कॉस का मैक्सिमम मान भी एक ही होता है, बट कहां पर होता है क्लियर होना चाहिए। साइन 0 पर सबसे मिनिमम होता है और 90 पर अधिकतम होता है। कॉस जो होता है 0 पर मैक्सिमम होता है, 0 पर मैक्सिमम होता है और साइन 90 पर क्या होता है, मिनिमम होता है। ये आपको क्लियर है। ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा के रूप में अगर समीकरण दिया है तो आपका जो अधिकतम मान हमेशा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ही होगा, किसी समीकरण की बात करो। अब यहां पर अगर समीकरण सोचो तो यहाँ ए का मान 2 है और बी का मान कितना है, 3 है, बी का मान 3 है, तो आप यहां पर लिखो अंडर रूट 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। 2 का वर्ग कितना होगा 4, 3 का 9, 9 4 13, अंडर रूट 13। इस प्रश्न का उत्तर बी ऑप्शन। ठीक है, इस प्रश्न का उत्तर बी ऑप्शन अगर पूछ लिया जाए तो आप लोग तैयार रहना, ऐसे प्रश्नों को आप हल कर सकेंगे। क्लियर, रूट 13 राइट सोल्यूशन होगा। 16 पर आइए, ये बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है, इसको बहुत बढ़िया ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। एक खिलाड़ी का 20 मैचों का औसत स्कोर 52 रन है। एक कोई खिलाड़ी है, ठीक है, एक खिलाड़ी है, एक खिलाड़ी का 20 मैचों का औसत स्कोर 52 रन है। उसने 20 मैचों में 52 के औसत से स्कोर किया है। उसका अधिकतम और न्यूनतम स्कोर से, अधिकतम स्कोर न्यूनतम स्कोर से 120 रन ज्यादा है। उसने जैसे अपने पूरे मैच कैरियर में जो 20 पारियां खेली हैं, 20 मैच खेले हैं, 52 के औसत से रन बनाए हैं। जो उसका हाईएस्ट स्कोर है लोवेस्ट स्कोर से 120 ज्यादा है, लोवेस्ट स्कोर से 120 ज्यादा है। जैसे सचिन तेंदुलकर भी 200 रन भी बनाए हैं वनडे में और 0 भी बनाए हैं, तो उनका हाईएस्ट 200 है और लोवेस्ट 0 है। तो हाईएस्ट जो है लोवेस्ट से 200 रन ज्यादा है, ये पता है आपको। ठीक है, यदि इनकी इन्हीं 2 पारियों को हटा दें तो 18 मैचों का औसत स्कोर 50 हो जाता है। तो 18 जो मैच बचते हैं उसका औसत 50 हो जाता है। अधिकतम स्कोर आपको बताना है क्या होगा। इसका तरीका आप समझो। सबसे पहले लिखो यहाँ पारी, बहुत ध्यान से समझिएगा, यहाँ लिखिएगा औसत, पारी और औसत। हमने कहा सबसे पहले उसने 20 पारी खेला था, 20 मैच खेला था, 52 के औसत से रन बनाया था। उसने 2 पारी अपनी निकाल दिया, 2 पारी निकाल दिया, एक हाईएस्ट थी दूसरी लोवेस्ट थी। हाईएस्ट और लोवेस्ट को उसने निकाल दिया। जब निकाल दिया तो उसकी संख्या कितनी हो गई 18, मतलब पारी कितनी हो गई 18 और औसत कितना हो गया है, औसत 50 हो गया। 50 का मतलब आप साफ साफ देख रहे हैं 2 कम हो गया है, 2 क्या हो गया, कम हो गया है। अगर मुझे इन दोनों पारी जो निकली हुई हैं इनका अगर मुझे योग निकालना है, क्योंकि इनका अंतर दिया है आपको, देखो ये दिया है हाईएस्ट माइनस लोवेस्ट दिया 120। अगर मुझे यहाँ पर इनका योग निकालना है तो इसका तरीका समझो। जब किसी समूह से किसी पद को निकाल दिया जाए, और एक पद नहीं है 2 पद हैं, 2 पद जब निकाल दिए जाते हैं तो उसका सिस्टम समझिएगा। आप उसको 1 बनाओ, सबसे पहले क्या बनाओ, 1 बनाओ। 1 बनाने के लिए 2 से इसको भाग करेंगे, 2 से भाग करेंगे तो इसको भी करना होगा। अर्थात यहाँ पर 1 कम हो रहा है, मतलब कितने कमी की बात करो, 1 कम। अब आप 52 से अब मतलब पुराना औसत ले लो, पुराना औसत ले लो। आइए नई संख्या के पास, यह जो 1 कम हुआ 1 इससे मल्टीप्लाई करो, 18 आए, और निकालने पर अगर यहाँ कमी होती है तो जोड़ा जाता है, और निकालने पर अगर यहाँ वृद्धि होती है तो घटाया जाता है। तो 18 जब जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा पता है, 60 हो जाएगा। पहले तो 18 जोड़ दो, कितना हो गया, 70 होगा। कितना होगा, 70 होगा। अभी 70 क्या है इनका पता है, 70 भैया दोनों पारियों का औसत है। ये जो 2 पारी निकली हुई है ना, ये जो 2 पारी निकली है इनका औसत है 70, 2 पारी का। तो इनका योग क्या होगा, योग के लिए 2 से गुणा करो तो हाईएस्ट प्लस लोवेस्ट इसका हो गया 140, मतलब हाईएस्ट प्लस लोवेस्ट कितना होगा, 140 होगा। अब आपको जब भी कभी 2 पदों का योग दिया हो और 2 पदों का अंतर दिया है और अधिकतम मान निकालना है तो इनको जोड़कर 2 से भाग कर दो। इनको जोड़कर 2 से भाग करेंगे तो हाईएस्ट आएगा, ये हो जाएगा 260/2, 130 रन आएंगे। अगर आपसे लोवेस्ट पूछा होता तो घटा देते, 140 से 120 घटा देते तो 20/2 होता, अर्थात 10 रन उनके क्या होते, लोवेस्ट होते, और अधिकतम उनका कितना हो जाता, 130 रन हो जाता। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और इसको अच्छे से जैसे जैसे मैंने बताया इसी फॉर्मेट में तैयार करिएगा। ठीक है, डिटेल से तो हमने आपको औसत नहीं पढ़ाया है, लेकिन हमने ये अभी जो पढ़ाया इससे बहुत लोग इससे आइडिया ले सकते हैं। तैयार कर लीजिएगा, अच्छा प्रश्न है।
आप सोचेंगे, सुनेंगे, समझेंगे तो आपको बहुत कुछ क्लियर होगा। ठीक है, क्लियर कर पाएंगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। ताश के 52 पत्तों में से, ताश का सिस्टम आप जान लो थोड़ा सा, ये ध्यान से समझिएगा। प्लेइंग कार्ड जो होता है, हालांकि मैं प्रोबेबिलिटी दूंगा आप लोगों को, प्रोबेबिलिटी, तो प्लेइंग कार्ड में कुल 52 पत्ते होते हैं, 52। 52 के 2 टुकड़े कर दीजिए पहले, 26 और 26। 26 ब्लैक होता है और 26 रेड होता है। 26 क्या होता है? रेड होता है। 26 के फिर आपके 2-2 टुकड़े होंगे, एक इसमें स्पेड होगा, ब्लैक में स्पेड होगा 13 और क्लब होगा 13, और इधर क्या होता है? हार्ट होता है, हार्ट, हाँ 13, और डायमंड होता है 13, डायमंड होता है 13। अब इस 13 का डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे होता है। पहली चीज तो फेस कार्ड होते हैं, फेस में आपको किंग मिलता है, क्वीन मिलती है, जैक मिलता है, और एक एस होता है, एस से शुरुआत 1 से होती है। 10 नंबर कार्ड होते हैं, 3 फेस कार्ड होते हैं, कुल मिला के 13 होते हैं। बाई स्ट्रक्चर फिगर में अलग अलग दिखते हैं लोग, लेकिन सब में यह सीक्वेंसिंग नंबरिंग एक जैसी होती है। अर्थात अगर इसमें एस है, इसमें भी एस है, इसमें भी एस है, इसमें भी एस है, करेक्ट, सब में एस है। अर्थात 4 एस हैं, 4 किंग हैं, 4 क्वीन हैं, 4 जैक हैं, 4 बार 1 है, 4 बार 2 है, 4 बार सभी है। इस प्रकार से हमारे पास ताश का स्ट्रक्चर होता है। मैं जो से बता रहा हूं समझिएगा। प्रश्न में कहा गया ताश के 52 पत्तों में से एक पत्ता अचानक गिर जाता है, जो गिरा है उसका इक्का, इक्का मतलब एस, होने की प्रायिकता क्या है? तो प्रायिकता अगर मुझे इक्का की पता करनी है, इक्का की संख्या है 4 और टोटल है 52, टोटल कितने हैं? 52। प्रोबेबिलिटी क्या होती है? यन ऑफ है डिवाइड बाई यन ऑफ यस, ठीक है। 4 इक्के 4, 4 13 बार 52 होता है, 1/4, यहां पर क्या होगा? 1/13, हाँ मत खेला करिए, बहुत खराब होता है। 1/13 यहां पर ऑप्शन में अवेलेबल है नहीं, तो ई ऑप्शन इस प्रश्न का राइट सोल्यूशन है। ठीक है, ई ऑप्शन इस प्रश्न का राइट सोल्यूशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए, अगला प्रश्न। ये भी देखिए बहुत अच्छा सा प्रश्न है, इसको ध्यान से देखिएगा। एक 150 मीटर ऊंची इमारत है ए, एक 150 मीटर ऊंची इमारत है ए, ये देखो इसकी लेंथ है 150 मीटर। इस इमारत का नाम है ए, इस इमारत का नाम है ए। कि शीर्ष से इमारत बी, और एक इमारत बी भी है, इमारत बी है, देखो ये हाई ज्यादा क्यों है मैं आपको बता दूं। देखो ग्राउंड पर दोनों सेम है, यहां पर हम इसको बड़ा क्यों बना रहे हैं इमारत बी को? देखो यहां बी लिखा भी है, बी रिपीट कर देता हूं। बी के शीर्ष पर, अब यहां पर जब उन्नयन अर्थात एलिवेशन बनाते हैं तो इसका मतलब यह छोटा है या बड़ा है। ये देखो एलिवेशन ऐसे बनेगा, और कितने का बना रहा है? 45 डिग्री का, 45 डिग्री का एंगल ऑफ एलिवेशन जनरेट कर रहा है। देखो ये लिखा है बी के शीर्ष पर 45 डिग्री का उन्नयन कोण बनाती है। कितना बनाती है? यहां पर उन्नयन कोण बनता है इमारत बी के तल पर, और जबकि इमारत बी के तल पर कितना बना रहा है? देखिए ध्यान से, इमारत बी के तल पर 30 डिग्री का औनुमन, औनुमन कहां से बनता है? यहां से बनता है, ये है औनुमन 30 डिग्री, 30 डिग्री का औनुमन कोण बनता है। तो इमारत बी की ऊंचाई हमको बताना है, इमारत बी की ऊंचाई। एक बात जान लो, tan 45, जैसे अगर हम लोग यहाँ पर इसको जनरेट करते हैं, मान लीजिए यह x है, यह 150 है, तो यह भी 150 है। हमको अगर इतनी लेंथ और पता चल जाए तो दोनों को जोड़ देने से यह लेंथ आपको एग्जैक्टली इमारत बी की ऊंचाई पता चल जाएगी, हाइट हमको क्लियर हो जाएगी, कंफर्म हो जाएगी। आइए समझते हैं कैसे किया जाएगा। यह 150 है यहां से यहां तक, करेक्ट, और यह लेंथ अगर हम निकाल दें, दोनों को जोड़ दें, तो हमें इमारत बी की हाइट एग्जैक्टली पता चल जाएगी। देखिए आप जान लो अगर यह 45 है तो हमें कभी भी, जैसे ऐसे समकोण त्रिभुज है, यह आपका थीटा है, तो यह हाइट होती है, बेस होता है, इसका रिलेशन बनाने वाला कोण tan थीटा होता है। तो tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर कर दो, अपान बेस होता है। तो tan 45 का मान क्योंकि 1 होता है, अगर थीटा कभी भी 45 डिग्री है तो परपेंडिकुलर और बेस दोनों समान होते हैं। अर्थात अगर यह लेंथ आपकी h है तो यह भी लेंथ आपकी h ही होगी, ठीक है। और यहाँ पर कहीं ऐसा कुछ लेंथ तो दिया नहीं है, और अगर यहाँ पर h है तो यहाँ पर भी h ही होगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर भी कोई दिक्कत नहीं है। और आप जान लो, थोड़ा सा इधर चले आओ, अगर हम इसको कैलकुलेट इधर साइड, अगर ये 30 है तो ये भी 30 होगा, ये भी 30 होगा, और मैं लिखूं tan 30, क्या लिखूं? tan 30 बराबर, यह हाइट कितनी है? 150, बटा आप क्या कर दो h, यह होता है 1/√3 बराबर क्या होगा? 150 बटा h। h बराबर क्या होगा? 150√3, मतलब इसका मान 150√3 है, इसका है तो इसका भी होगा और इसका भी होगा 150√3।
दोनों को जोड़ दीजिए, दोनों को जोड़ दीजिए, तो यह कितना हो जाएगा पता है? 150 प्लस 150 रूट 3। ठीक, अब यहां से 150 अगर मैं कॉमन कर लूं तो 1 प्लस रूट 3 होगा, जो आपको एग्जैक्टली यहां दिया हुआ है, पहला ऑप्शन। दूसरे इमारत की हाइट 150 रूट 3 है। ठीक है, इसको आप कंफर्म कर लीजिए। कभी कभी यहां पर रूट 3 का मान दे देता है 1.732, इसमें जोड़ देंगे 2.732 से, अगर आप 150 को गुणा कर दो तो भी मान आपका एग्जैक्टली आएगा। तो ये भी प्रश्न का उत्तर हो सकता है। बस देखने की बात है कि आपको जरूरत कैसी है, ऑप्शन में रिक्वायरमेंट कैसी है। 18 नंबर। 19 पर आइए। 19 का क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा क्या है। ए किसी कार्य को 16 दिन में, ए कोई काम करता है कितने दिन में? 16 दिन में। बी उसी काम को 24 दिन में, बी से करा लो 24 दिन में। सी की सहायता से तीनों मिलकर 6 दिनों में समाप्त कर लेते हैं। अकेले करता है 16 दिन में, बी अकेले करता है 24 दिन में, बट अगर तीनों मिल जाते हैं ए बी सी तो यह कार्य पूर्ण होता है 6 दिन में। कितने दिन में? 6 दिन में। अब हमसे कहा गया, इस प्रश्न को अच्छे से देखा जाए, इस प्रश्न को देखा जाए तो क्या लिखा है? यदि काम के लिए 400 रुपए कुल मजदूरी मिलती है, मतलब टोटल मजदूरी कितनी मिलती है? 400 रुपए की कुल मजदूरी टोटल मिलती है, तो हमको ये डिसाइड करना है कि प्रत्येक को कितने रुपए प्राप्त हुए। जो मजदूरी का बंटवारा होता है हमेशा काम की इफिशियंसी पे निर्भर करता है, जो आपकी कार्य क्षमता उसी के आधार पर मजदूरी बढ़ती है। तो हमें यहाँ पर क्या करते हैं, मजदूरी को बांटने के लिए एफिशिएंसी निर्धारित करेंगे। इसके लिए सबसे पहले टोटल वर्ग निकाल लो। टोटल वर्ग देखिए कैसे, क्या किसका है। टोटल वर्ग ध्यान से देखिएगा, 16, 24 और 6 से कटने वाली संख्या क्या ले सकते हैं हम लोग? 48 ले सकते हैं। 48 ले लिया। अगर 48 काम को या 16 दिन में करता है तो इसकी प्रतिदिन के काम की क्षमता 3 है। 24 दूना 48 यह 2 है, और इन तीनों के मिला दो 6 8 48 है। ठीक है, अब यहां से एक बात तय हो जाती है, ए अकेले 3 काम कर रहा है, बी अकेले 2 काम कर रहा है, तीनों मिलकर 5 कर रहे हैं। अर्थात सी कितना कर रहा होगा बताइए? 8 टोटल तीनों मिलके कर रहे हैं। 3 2 5 निकाल दो तो यह 3 काम कर रहा है। ठीक है, तो ये कंफर्म हो गया ए बी और सी की जो कार्य क्षमता है, कार्य क्षमता ये है 3 2 3 3 2 3 3 3 6 2 8। यह इस क्षमता पर कार्य करते हैं। अगर हमें 400 रुपए बांटना है, 400 रुपए बांटना, तो इसी अनुपात में बांट दीजिए। 3 2 5 3 8 कर दो, 8 बराबर कर दीजिए 400, 1 बराबर आपका होगा 50, 1 बराबर 50, 3 बराबर 150, 2 बराबर 100, और यहां पर 3 बराबर 150। 150 100 150 150 100 150 पहला ऑप्शन है। इस अनुपात में आप बांट दीजिए, मतलब इतने इतने पैसे दे दीजिए प्रत्येक को। पहला ऑप्शन करेक्ट है। लास्ट क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं आज के सेशन का। तो लंबा सेशन था, ठीक ही है, आपको इतना डाइजेस्ट हो जाए तो अच्छी बात है। और सभी प्रश्नों को एक बार और बैठ के रिवाइज कर लीजिएगा थोड़ा सा, कभी कोई कॉन्सेप्ट की दिक्कत हो। पानी से भरा एक अर्धगोलीय टंकी है, अर्धगोलीय टंकी है। अर्धगोलीय टंकी कुछ ऐसे होती है, ये देखिए ए, और वो भी अर्धगोला है। आप समझ रहे हैं ना, ये टंकी है अर्धगोली, मतलब जो स्फीयर होता है, स्फीयर हेमी स्फीयर बन जाए तो अर्धगोली टंकी है, जिसकी रेडियस होती है और ये भी रेडियस ही होती है। अर्धगोली टंकी को 7.7 लीटर पर सेकंड की दर से, 7.7 लीटर प्रति सेकंड की दर से किसी पाइप द्वारा खाली किया जाता है। इसको खाली किया जाता है, निकाला जाता है। ठीक है, एक पाइप है जिसको लगा दिया गया इसमें और कहा गया खाली करो। क्या करती है? 7.7 लीटर, 7.7 लीटर प्रति सेकंड, एक सेकंड में 7.7 लीटर पानी निकाल रही, ऐसी पाइप है। तो हमसे कहा गया टंकी के 2/3 भाग, पूरी टंकी को नहीं, इसका 2/3 हिस्सा अगर मुझे खाली कराना है तो हमें कुल कितना समय लगेगा। कह रहा टंकी की आंतरिक त्रिज्या जो है, इसकी त्रिज्या कितना दे रखा है? 10.5 दिया है, 10.5 दिया है। तो पहले तो आप सोचो टंकी में पानी कितना है, टंकी में पानी कितना है, इसके लिए हमें इसका वॉल्यूम चाहिए। इसका वॉल्यूम होगा, गोले का वॉल्यूम क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब, इसका कितना होगा? 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, इतना होगा। आपको पहले इसमें सोचो कि कितना पानी निकालना है, निकालना इतना है 2/3 पाई आर, मतलब 10.5 का होल क्यूब, करेक्ट। बट आपको एक बात ध्यान देना है कि यह क्या है, यह जो है मीटर है, मीटर क्यूब है। आपको ये बता दूं कि यहां पर जो पानी निकल रहा है वो लीटर से ही निकल रहा है। 1 लीटर जो होता है, 1 मीटर क्यूब, सॉरी, एक जो मीटर क्यूब होता है, 1 मीटर क्यूब, जैसे हमारे पास कोई बर्तन हो जिसकी लंबाई 1 मीटर, चौड़ाई 1 मीटर, गहराई 1 मीटर, तो 1 मीटर क्यूब 1000 लीटर होता है। तो आप इसको लीटर में कन्वर्ट करोगे तो आपको कितना पानी निकालना है पता है? 2/3 गुणे 22/7 गुणे
10.5 गुणे 10.5 गुणे 10.5 गुणे लीटर, मतलब 1 मीटर क्यूब बराबर 1000 लीटर, तो 1000 से गुणा कर दो। ठीक है, डिवाइड बाई, ये देखो डिवाइड बाई में कर रहा हूं, डिवाइड बाई आप क्या कर दो, क्योंकि हम 1 सेकंड में हम कितना पानी निकाल रहे हैं, 1 सेकंड में हम लोग जो है 7.7 निकाल रहे हैं, तो 7.7 से भाग करेंगे, 7.7 से भाग करेंगे तो जो समय आएगा वह आपका सेकंड में आएगा। और आपको पता है सेकंड को अगर हम 3600 से भाग करते हैं तो वह हो जाता है घंटे में, क्योंकि हमसे किसमें पूछा है, घंटे में। देखिए घंटे में लिखा है। अब आप इसका सोल्यूशन करोगे, बहुत टफ नहीं होता है। जैसे आप इसको पूरा बाई स्टेप लिखिए, देखिए कैसे लिखा जाएगा। 2/3 है गुणे 22/7 है गुणे, ध्यान देना अगर हम 1000 खत्म कर दें तो इनके दशमलव गायब हो जाएंगे। 10.5 मतलब 105, 105, 105 बटा देखो यहां नीचे इसलिए कर दे रहा हूं क्योंकि 3/7 भी रोल करेगा। 7.7 गुणे 3600, आप यही हल कर डालो, चाहे इसका 1 दशमलव गायब कर दो, 1 शून्य और खत्म कर दो। अब यही हल करने से यह 175/3 आएगा। काट सकते हैं, बहुत आसानी से कट जाएगा। देखिए कहां कहां कट रहा है, 11 से 77 हो रहा है, 11 दूना 22 हो रहा है। काटेंगे तो बहुत इजीली अभी देखिए खत्म होगा। 7 से डिवाइड करें, 7 15 बार जा रहा है, करेक्ट है ना, 7 15 बार जा रहा है। और फिर देख लीजिए जैसे 4 से डिवाइड कर दें, 4 9 36 90 हो रहा है, 15 छक्के 90 हो रहा है, 15 छक्के 90 हो रहा है। फिर से देखिए 7 15 बार जा रहा है, 7 15 बार, 3 5 बार जा रहा है, 3 5 बार गया, 2 3 6 होता है, 2 3 6 होता है, या ऐसे रहने दीजिए। यहां पर आपके पास इतना गुणे ए है तो 100 मतलब यहां पर 2 ऐसे काट दो, 3 दूना 6 होता है और 3 5 15, अगर हम काटेंगे तो 175/3 आ जाएगा। 175/3 इस प्रश्न के 2 3 6 से अगर हम काट कर इसको बनाते हैं तो 175/3 आ जाएगा। ठीक है, तो आप 175/3 आ रहा है। ठीक, तो 175/3 होगा, 185 नहीं होगा। इस प्रश्न का राइट सोल्यूशन 175/3 है। इसको ध्यान से आप लोग एक बार अच्छे से देख लीजिएगा, यह कंफर्म हो जाएगा। एक बार अच्छे से सब लोग कंफर्म कर लेना, अगर डाउट हो तो कमेंट में लिख दीजिएगा। ये आपका कंप्लीट टोटल 20 प्रश्न था। ठीक है, थैंक यू सो मच आज के लिए, धन्यवाद सभी को, थैंक यू सो मच।